हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ एसएफएम मैराथन। सीएमए फाइनल के एसएफएम के लिए जून 25 का एग्जाम आप देने जा रहे हो या फिर आगे वाले टर्म में देने जा रहे हो, तो सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो 2022 सिलेबस में वर्कबुक डाली है आपके, वो करके जाना जरूरी है। उसके पहले पार्ट में हम लोगों ने कवर किया कैपिटल बजटिंग, लीजिंग एज वेल एज रिस्क की प्रपोजल। आज के सेकेंड पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं चार डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में या फिर तीन सेगमेंट्स में, जिसमें हम कवर करेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस, वी विल ऑल्सो कवर म्यूचुअल फंड एंड फाइनली पोर्टफोलियो भी करेंगे। ये सेकेंड पार्ट है, तीन सेगमेंट्स में आपको ये देखने को मिलेगा। गोज विदाउट सेइंग, जिस पीडीएफ की हम बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने अपने हाथ से सारे सॉल्यूशंस किए हुए हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यू हैव टू जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड डाउनलोड इट। डाउनलोड करने के बाद आप इमीडिएटली सेक्शन वाइज टाइम स्टैम्प किया हुआ है, आप सेक्शन वाइज एक एक करके चैप्टर्स फिनिश कर सकते हैं। याद रखिए, ये मैराथन्स उनके लिए है जिन लोगों की तैयारी अच्छी खासी है, ठीक ठाक है और वर्कबुक फिनिश करके जाना चाहते हैं। अगर आप वर्कबुक के आ जाने से ओवरलोडेड फील कर रहे हैं तो यू कैन स्किप इट। अगर आपकी बाकी तैयारी ठीक है तो वर्कबुक स्किपेबल रहेगा, मेरे ख्याल से रहेगा। ऑब्वियसली देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस जो आपको देखने चाहिए, बट अगर तैयारी नहीं है तो आपको वर्कबुक नहीं देखना चाहिए। पर अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो वर्कबुक का ये सेकंड पार्ट आपके लिए है। बने रहिए। अपने मूव कर रहे हैं इनटू द नेक्स्ट सेगमेंट, जहां पे हम लोग शुरू करने वाले हैं सिक्योरिटी एनालिसिस। चलो जी, सिक्योरिटी एनालिसिस का हम लोग शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पे वर्कबुक सॉल्विंग। और हम यहाँ पे अगर आए तो देखो भैया, अपना वर्कबुक में ना, इफ यू विल ऑब्जर्व, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन सिक्योरिटी एनालिसिस। एंड ये क्वेश्चंस ना बहुत अच्छे हैं, मतलब मजेदार है, करने में मजा आता है एंड ओवरऑल फील अच्छी है। आपको लगेगा कि यार हमको आता है चीजें। इजी इजी क्वेश्चंस है ना। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पे, जिसने पेड अ डिविडेंड ऑफ 28, यानी D0 दिया हुआ है सवाल में। D0 इज गिवन, वो है 28। एवरेज ग्रोथ रेट है 10%, यानी ग्रोथ रेट इज ऑल्सो गिवन 10%। अपने वो बोलता है द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द इक्विटी शेयर होल्डर्स इज 20%, यानी के ई इज गिवन, के इज 20%। अपने वो पूछता है व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द स्टॉक आफ्टर 1 ईयर। नाउ दिस इज रॉन्ग, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत क्यों है? क्योंकि जो भी इनपुट्स अपने को दिए हुए हैं उससे जो रिजल्ट निकलेगा वो आएगा P0 नॉट P1। यही सवाल की गलती है। यहाँ पे ये अपने को बोलते हैं अगले साल का प्राइस बताओ, जबकि ये लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं P0 का, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है मिस्टेक अलर्ट। हालांकि सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आना बहुत ज्यादा आसान है। सॉल्व करने के लिए हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है D0 इंटू 1 + G डिवाइडेड बाई KE-G। करेक्ट। बस इस फॉर्मूले का ध्यान रखना, के इज 20%, ग्रोथ रेट इज 10% एंड D0 था 28, तो 28 शुड बी ग्रोन बाय ग्रोथ रेट विच इज 10%। फेयरली इजी, नथिंग मच। फाइनल का तो है ही नहीं, है इंटरमीडिएट लेवल ही समझ लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कल्याण ज्वेलर्स के बारे में, जिसका 7 साल का एक बॉन्ड है, 12% कूपन बॉन्ड है, नॉमिनल वैल्यू 20,000 का है, बॉन्ड रिडीमेबल एट 10%। यानी कि जो बॉन्ड पे अपना रिडेम्पशन वैल्यू है वो एक्चुअल में 22,000 होगा रादर देन 20,000। आपको वैल्यू ऑफ द बॉन्ड पता करना है इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। नाउ दिस इज वेरी वेरी सिंपल। आपको कूपन का और जो हमारा लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू है उसका प्रेजेंट वैल्यू करना आना चाहिए। जहां तक बात है कूपन का, तो वो बहुत ईजी है। 20,000 का अपना नॉमिनल वैल्यू है, तो इसका 12% होगा कूपन, तो कूपन होगा 2400 का एवरी सिंगल ईयर। दिस विल बी रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट 7 ईयर्स। सो आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाना है वो होगा 2400 इंटू PVIFA। ये PVIFA लेते वक्त आप 15% को कंसिडर करोगे एंड 7 ईयर्स के लिए काम करोगे। फिर आपको 22,000 जो है उसकी भी PV करनी है, सो डिवाइडेड बाई 1.15 टू द पावर 7। ये इतना सा काम अपने को करना है। आप देख सकते हैं इसको हमने यहाँ किया हुआ भी है। कूपन निकाला 2400 का, प्रेजेंट वैल्यू किया बाय यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनुइटी, जो कि आया 4.1604, और फिर हमने 22,000 का भी हमने यहाँ पे कर लिया PV और सबको जोड़ दिया, टोटल आया 18,256। इज इट इजी? यस इट इज वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 1 स्टार। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है जहां पे अपने को फेस वैल्यू दिया हुआ है 10,000 का, कूपन दिया हुआ है 10% का, मेच्योरिटी दिया हुआ है 3 ईयर्स का। दे वांट यू टू कैलकुलेट इफेक्टिव इनकम ऑफ 12%। अच्छा, आपको चाहिए 12% का इफेक्टिव इनकम। व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस यू शुड पे फॉर द बॉन्ड? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपको 12% का रिटर्न चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपने 10,000 इन्वेस्ट किया हुआ है तो
12% अगर आपको रिटर्न चाहिए तो 3 साल बाद आपको कितने पैसे चाहिए, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, करेक्ट। या फिर चलो कोई बात नहीं, फ्यूचर वैल्यू अप्रोच नहीं लेते हैं, सिंपल अप्रोच लेते हैं। अपने को यहाँ पे आज कितना मैक्सिमम प्राइस देना है, इंट्रिंसिक वैल्यू तो निकालना है ना, वो भी निकल जाएगा। तो ये कैसे होगा ध्यान रखना। सबसे पहले हमने यहाँ पे कूपन निकाला है, सो हमारा जो कूपन है वो है 10,000 का 10%। सो ये हो गया 1,000, ठीक है। इसके अलावा हमारा यहाँ पे लास्ट में एक रिडेम्पशन वैल्यू आएगा, कुछ नहीं बोलता है तो जो पार वैल्यू होता है वही हम ले लेते हैं। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू करते वक्त आप 12% से कर लेना, करेक्ट। सो हम कर रहे हैं 1,000 इंटू PVIFA 12% कॉमा 3 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 1.12 टू द पावर 3। जो हमने ऊपर किया वो सेम काम यहाँ करना है। अब इसको देख लो हमने कैसे किया है। ये 1,000 का पीवी अलग से किया, फिर ये 10,000 का, ये देखो 1,000 जो है उसका पीवी में हमने PVIF यूज किया 2.4018, और जो ये 10,000 है उसमें हमने यूज किया PVIF नॉट PVIFA, करेक्ट। इससे रिजल्ट आ गया 9520। आप देख सकते हैं मैंने PVIFA और PVF भी यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। अगर आप भी ये करना चाहते हैं कैलकुलेशन तो कर लीजिए कैलकुलेटर पे। जस्ट टेक योर कैलकुलेटर, डू 1.12 डिवाइड एक बार इक्वल टू 3 बार 1 2 3। तो तीसरी बार में जो वैल्यू आपके सामने आ रही है वो ये रही, और GT प्रेस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो ये रही, ठीक है। बात समझ में आ गई, हमने भी यही काम किया था। आगे अपने को बोलता है कि अगर बॉन्ड 9750 में बिक रहा है तो व्हाट इज द इफेक्टिव यील्ड, यानी अगर आपने इसको खरीदा 9750 में तो आपको इस पे इफेक्टिवली कितने रुपए कमाने को मिलेंगे। अब देखो इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका होता है अप्रोक्सीमेट मेथड। अप्रोक्सीमेट मेथड में हम लोग जो KD का फॉर्मूला यूज करते थे ना इन इंटरमीडिएट लेवल, हाँ वही वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं और उसे अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। या फिर आप IRR अप्रोच लगा दो। तो यहाँ पे आप देखो मैंने IRR अप्रोच लगाया है, 9750 हमने खर्च किया तो वो हमारा आउटफ्लो है, हमें 1,000 का कूपन मिला फॉर 3 इयर्स तो वो हमारा इनफ्लो है, एंड 10,000 लास्ट में हमको रिडेम्पशन वैल्यू मिला वो भी हमारा इनफ्लो है। हमने यहाँ पे 12% और 10% पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया, प्रेजेंट वैल्यूज हमारे सामने है, हमने इंटरपोलेशन लगाया और इंटरपोलेशन लगाने के बाद फाइनल रिजल्ट आया 11.04%। क्लियर, ये एक अप्रोच है जिससे आप कर सकते हो। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड ये अप्रोच ज्यादा बेटर होता है। हालांकि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज किया है। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड में क्या होता है, आपका जो भी कूपन आ रहा है वो आप यहाँ लिखते हैं, करेक्ट। फिर आपकी जो भी रिडेम्पशन वैल्यू है वो आप यहाँ लिखते हैं, आपने खरीदारी कितने में की वो आप यहाँ लिखते हैं, डिवाइडेड बाई n यानी 3 इयर्स, एंड होल डिवाइडेड बाई आपका रिडेम्पशन वैल्यू प्लस इशू प्राइस डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये फॉर्मूला इफेक्टिवली जो है ये वाला फॉर्मूला है, इंटरेस्ट प्लस RV माइनस IP डिवाइडेड बाई n होल डिवाइडेड बाई RV प्लस IP डिवाइडेड बाई 2। आप ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं कि सर हमने यहाँ पे इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स क्यों नहीं किया, Why haven't we done this after tax? तो पहला तो इस सवाल में आफ्टर टैक्स का कोई सिस्टम ही नहीं है, टैक्स रेट दिया ही नहीं है, और दूसरा हम यहाँ पे इफेक्टिव यील्ड निकाल रहे हैं तो वो प्री टैक्स यील्ड है, तो उसको आफ्टर टैक्स बाद में करेंगे, ठीक है। डन, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगेन वेरी इजी, वेरी बचकाना, 1 स्टार से ज्यादा डिजर्व नहीं करता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेट्स मूव अहेड। हाँ जी, next question on our radar is question number 4. A convertible bond with a face value of 20,000 rupees is issued for 27,000 rupees. कूपन है 10.5% का, conversion rate है 14 shares per bond, ठीक है, एंड करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज 28,000। अरे 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 सुनो सुनो सुनो, 20,000 इसकी फेस वैल्यू है, इसको इशू किया गया था 27,000 में, इस पे कूपन जो भी है वो बात की बात है, लेकिन इसका आज के दिन करंट मार्केट प्राइस है 28,000 का, और एक एक शेयर की आज के दिन कीमत है 1560। तो आप ध्यान रखना प्लीज, आप अगर शेयरों में कन्वर्ट करते हो तो आज के दिन शेयरों की जो कीमत है उसके हिसाब से बॉन्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1560 इंटू 14, तो वो होनी चाहिए 21,840। लेकिन उसके बावजूद बॉन्ड की वैल्यू तो मार्केट में 28,000 चल रही है। वो इसलिए चल रही है क्योंकि बॉन्ड कम्स विद अ कन्वर्टेबल ऑप्शन। ऑप्शन है, ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब क्या होता है, आपको कन्वर्ट करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो मत करना। तो इट इज कमिंग विद अ मैजिकल आई वुड से फीचर, और वो मैजिकल फीचर का एक प्रीमियम तो बनता है। तो बेसिकली जो शेयर है उसके अंडरलाइन उनकी वैल्यू तो 21,840 है, जबकि बॉन्ड 28,000 में बिक रहा है, तो कोई तो कारण है जिसकी वजह से बिक रहा है। तो कितने प्रीमियम पे बिक रहा है इवैल्यूएट करना बहुत आसान है, 28,000 माइनस 21,840 डिवाइडेड बाई 21,840, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला हो गया 28,000 माइनस 21,840 डिवाइडेड बाई 21,840, करेक्ट।
ये वाला फॉर्मूला लगाओ, रिजल्ट आ जाएगा 28.21%। सो ये हो गया अपना प्रीमियम ओवर कन्वर्जन। इस तरह के सवाल ऑफ लेट ना बहुत ज्यादा आने लगे हैं। ये ऑल्दो आपके मैट में भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, मैट में सिलेबस में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, पर इंस्टीट्यूट जब से 2022 सिलेबस में प्रवेश किया है तब से कन्वर्जन वाले सवाल पूछता ही पूछता है। तो ये तैयारी करना आपका जिम्मेवारी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 इज अ 2 स्टार क्वेश्चन। हालांकि एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन और नॉट अ न्यू क्वेश्चन एनी मोर। ये आया हुआ है इन द रीसेंट एग्जाम्स, ठीक है, तो इसका कोई चिंता ही नहीं है। सवाल क्या है, एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन लिमिटेड पेज अ डिविडेंड ऑफ 12 रुपीज। तो ये पेज अ डिविडेंड है, तो ये D0 है एंड इट रिक्वायर्स 14%, यानी के ई दिया हुआ है 14% करके। आपने बोला है ग्रोथ रेट है 10% फॉर द फर्स्ट 3 years, फिर आफ्टर थर्ड ईयर ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन लीनियरली टू 7%, यानी एकदम से 10% 7% में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, वो 10 से 9 आएगा, 9 से 8 आएगा, 8 से 7 जाएगा, एंड उसके बाद 6th ईयर के बाद में वो ग्रो करेगा सिर्फ 7% पे लगातार। तो अपने को यहाँ पे ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करना है, वो मैंने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट किया है। आप देखिए फर्स्ट ईयर जो है हमारा, उसमें हमारी ग्रोथ रेट है 10%, जो हमारा सेकंड ईयर है उसमें हमारी ग्रोथ रेट है 10%, जो हमारा थर्ड ईयर है उसमें भी ग्रोथ रेट 10% है। बट 3 साल के बाद में ग्रोथ रेट लीनियरली गिरेगा। तो चौथे साल में ग्रोथ रेट है 9%, पांचवें साल में ग्रोथ रेट है 8%, छठे साल में ग्रोथ रेट है 7%, एंड 6 साल के बाद में कंटिन्यूटी के साथ में वो 7% ही रहेगा। जाहिर सी बात है हमको यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है, विच इज फेयरली इजी। अगर आपके पास D0 है तो मेरा बात मानो, आप D1 से लेकर के D7 तक कैलकुलेट कर लो। कहां से कहां तक? D1 से लेकर D7 तक। अब D7 जो है वो एक्चुअल में काम आएगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट P6। तो टेक्निकली हमें जो प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा डिविडेंड्स का, वो करना पड़ेगा D1 से लेकर के D6, और हमको P6 के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा D7 डिवाइडेड बाई के माइनस जी। तो बस इसी का हम ख्याल रख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला हमने यहां लगाया। इफ यू कैन ऑब्जर्व, ये 21.53 आया हमारा D7 का वैल्यू, D7 डिवाइडेड बाई के माइनस जी किया तो ये आ गया हमारा P6 का वैल्यू। P6 की वैल्यू और फिर सारे डिविडेंड्स की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो बस हमको इन सब की प्रेजेंट वैल्यू करनी है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करते वक्त हमको 14% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेना है। करने के बाद बहुत ही आसानी से रिजल्ट आ जाएगा 307.85, विच इज फेयरली इजी। जो इस सवाल में मुश्किल था वो लीनियरली ग्रोथ रेट को एस्टिमेट कर पाना। कई बच्चे लास्ट टर्म्स में फंसे थे इस तरह के सवालों में, लेकिन अब आप एकदम मत फंसना। पीटीपी में आया तो आपने स्कैनर में पक्का देखा होगा, नहीं देखा तो यहां देख लिया, अब फंसना नहीं इसमें। हाँ, बहुत सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें पहले ही मैंने लिखा है ए नंबर इज रॉन्ग, तो कुछ तो इसमें गड़बड़ है। आओ देखते हैं सवाल क्या है। सवाल में अपने को बोलता है कि एनटीपीसी है जिसका ईपीएस है 35 का, बढ़िया बात है, इन द करंट ईयर, एंड डिविडेंड पे आउट इज 40%। अब समझो मेरी बात, 35 रुपए का ईपीएस है और 40% का अगर आपका पे आउट है तो डिविडेंड निकल जाएगा। 35 का 40% होता है 14 रुपए, सो डिविडेंड इज ऑल्सो 14 rupees. Growth rate of earnings and dividend during the last 4 years was 8%, expected to grow at 10% over the long run. यानी अभी तक जो आपका ग्रोथ रेट चल रहा था वो 8% का था, लेकिन अब यहां से हमको लॉन्ग रन का ग्रोथ रेट 10% लग रहा है। इट इज ट्रेडिंग एट 10 times इट्स ईपीएस। अब ईपीएस के 10 times पे अगर वो ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है तो फिर उसका प्राइस चल रहा होगा 350 का। हाउ डू वी नो दिस? वेरी इजी, हमारा ईपीएस है 35 करके, सो 35 का 10 times होता है 350, तो ये होना चाहिए। अब अपना रिक्वायर्ड रिटर्न है 15% का, तो बोलता है कंप्यूट करो सबसे पहले आपका पी रेशियो क्या है। अब ये जो पी रेशियो इन्होंने पूछा है ये इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से पूछ रहे हैं। क्या किसके हिसाब से पूछे हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने पी दिया है आपको, पी तो ऑलरेडी दिया हुआ है। देन व्हाई आर दे आस्किंग यू वंस मोर पी? या ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि आप पहले इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करो और इंट्रिंसिक वैल्यू को डिवाइड करो बाय ईपीएस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर एस्टिमेटेड पीई। अब ये करना आसान है। आपको अगर P0 चाहिए तो दोस्तों आपको फॉर्मूला लगाना है D1 डिवाइडेड बाई के माइनस जी, ये वाला फॉर्मूला लगा लो। आपके पास D0 है, आपके पास ग्रोथ रेट है, आपके पास के है और आपके पास में सब कुछ है, करेक्ट। सो P0 आ जाएगा। हमने वो कैलकुलेशंस कर ली यहाँ पे। हमारा देखो D0 क्या था 14, हमारा ग्रोथ रेट क्या था 10%, हमने डिवाइड किया के माइनस जी, वैसे के इज 15% एंड ग्रोथ रेट इज 10%, कैलकुलेट किया तो प्राइस आ गया 308। अब 308 को अगर हम डिवाइड करते हैं विद अवर करंट ईपीएस विच इज 35, तो फिर ये 8.8 आना चाहिए। और एट मैक्स आप ये इंक्वायर कर सकते हो कि नहीं हम लोग यहाँ पे ना जो ईपीएस ले रहे हैं वो करंट ईयर का नहीं लेंगे, हम ईपीएस भी नेक्स्ट ईयर का लेंगे। इसको हम बोलते हैं जस्टिफाइड पीई, और जस्टिफाइड पीई में इसको हम लोग कहते हैं, नाम भूल रहा हूं मैं, ट्रेलिंग एंड लीडिंग। हाँ, लीडिंग पीई भी एक चीज होती है। सो बेसिकली क्या है ये मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं। दो तरह से पीई कैलकुलेट हो सकता है। यू कैन यूज P0 एंड डिवाइडेड बाई E0।
पॉसिबल है. एंड यू कैन ऑल्सो टेक P0 डिवाइडेड बाई E1. If you are doing this, then this is justified P, but at the same time this is leading in nature. Why? Because you are taking E1 here. And यहाँ पे आप E0 कंसिडर करते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं लैगिंग. ठीक है, तो दोनों ही P एक्सेप्टेड होते हैं. आप कैसे भी कैलकुलेट कर लो, पर यार इन्होंने तो हद ही मचा दी. इन्होंने यहाँ पे P कैलकुलेट किया और उसका रिजल्ट दिया है 30.8 रुपीज में. रुपीज में P का रिजल्ट रुपीज में. बाइक कुछ भी कर रहे हो आप. और इन्होंने जो भी किया वो सब भैया हमसे नहीं होगा, हम इतने क्या बोलते हैं दिमाग वाले नहीं है. पूछते हो आप P और फिर कैलकुलेट कुछ और कर देते हो, ये हमसे हुआ नहीं. एनीवेज, नेक्स्ट इन्होंने बोला कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट बताओ इंप्लाइड एज पर करंट पी. अगर करंट पी को मैच करना है तो बताओ ग्रोथ रेट क्या होगा. नाउ दिस बिकम्स रियली इंटरेस्टिंग. इसमें क्या हो रहा है, आपका ईपीएस आपके पास ऑलरेडी है. अगर करंट पी हो रहा है तो मार्केट में 350 का प्राइस चल रहा होगा. अब 350 का प्राइस अटेन करने के लिए ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए ये आपको पता करना है. तो हम वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे. वो फॉर्मूला है 350 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाई 0.15 माइनस ग्रोथ रेट. अब यहाँ पे ग्रोथ रेट को हम सॉल्व कर लेंगे. यही चीज हमने यहाँ पे किया हुआ है. आप इसी फॉर्मूले को आप ऐसे देख लो कि हमने ग्रोथ को एक तरफ रख दिया एंड फॉर्मूला सॉल्व किया. ग्रोथ रेट आ रहा है 10.58%. आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी 10.58% आ जाएगा. क्लियर? सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू. ए नंबर पार्ट वाज रॉन्ग, बी नंबर इज ओके. ओके, तो मैंने इसको 1 स्टार दिया. इफ यू फील कि नहीं आपके लिए थोड़ा ज्यादा चैलेंज था, 2 स्टार दे दीजिए. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में. बजाज फाइनेंस लिमिटेड इश्यूज 9% बॉन्ड. फेस वैल्यू है उसका 10,000. सो 10,000 का 9% होता है कूपन 900 का. रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 12%. सो 10,000 पे 12% एक्स्ट्रा मिलेगा तो 11,200 मिलेगा. 11,200 मिलेगा रिडेम्पशन के टाइम पे. आज के दिन ये पार पे बिक रहा है, यानी आज के दिन इसका जो इशू प्राइस है वो है 10,000. Yield to maturity of the bond as of now is 12%. Now YTM ऑलरेडी बोल दिया है कि 12% है, यानी ये तो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया. आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना है, चला के बोला है, और आप बोल रहा है कि मेच्योरिटी पीरियड बताओ यानी एन का वैल्यू बताओ. दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो YTM का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कूपन प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस आईपी डिवाइडेड बाई 2. अब यहाँ पे आपको सारी चीजें तो पता है. जैसे YTM की अगर हम बात करें तो उसका रिजल्ट है 0.12, करेक्ट. कूपन की अगर हम बात करें तो वो है 900. रिडेम्पशन वैल्यू की बात करें तो वो है 11,200 और इशू प्राइस की बात करें तो वो है 10,000. देखा जाए तो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में है. सॉल्व करने से रिजल्ट आ जाएगा. हमने सॉल्व किया, एन की वैल्यू को ढूंढा, लास्ट में रिजल्ट आया 3.226 योर्स. Again, is it a difficult question? Not at all. If you know the formula and if you know how to solve an equation, it is very easy. Question number 8 में आते हैं. Question number 8 में बोला है Mr. Smart is confused with effective annual interest rate of the following two securities. तो पहला आपको सिक्योरिटी दिया है जिसमें आपके पास 3 महीने का एक टी बिल है जो कि बिक रहा है 96,200 में, लेकिन उसकी नॉमिनल वैल्यू है 1 लाख की. इसका मतलब आज अगर आप इसको खरीदते हैं तो आपका पैसा लगेगा 96,200, लेकिन ये 3 ही महीने बाद आपको 1 लाख रुपीस का रीपेमेंट करेगा. तो अगर आपको इसका इफेक्टिव यील्ड निकालना है तो इट्स वेरी इजी. आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या लेंगे, अच्छा आपको इफेक्टिव एनुअल यील्ड निकालना है तो जो भी करना है एनुअलाइज करना है. ये करना आसान है, कैसे मैं बताता हूं. आप यहाँ पे ना कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हो कि आपको चाहिए व्हाट इज योर आई. तो आई के लिए फॉर्मूला होता है एफ डिवाइडेड बाई पीवी, करेक्ट, टू द पावर 1/n - 1. ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हम लोग का फ्यूचर वैल्यू है 10,000 डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू इज हाउ मच, प्रेजेंट वैल्यू इज 96,200, करेक्ट. बस अब यहाँ जो पावर 1/n होता है वो तो ईयर्स के लिए होता है, यहाँ पे तो हम मंथ्स में डील कर रहे हैं. तो ये जो इक्वेशन हो रहा है ये 3 महीने में हो रहा है, हमको साल भर का इसको करना है तो हम इसको करेंगे पावर 12/3. सो एनुअलाइज करने के लिए क्या होता है, ये जो वैल्यू हो रही है ये 3 महीने की हो रही है तो डिवाइड बाई 3, और फिर इसको एनुअलाइज करना है तो पावर में 12 और फिर इसमें से -1 कर दो, इससे रिजल्ट आ जाएगा. हमने ये काम यहाँ पे किया हुआ है. 1 लाख डिवाइडेड बाई 96,200 पावर में 12/3 एनुअलाइज करने के लिए, और फिर -1 कर दिया, रिजल्ट आ गया 16.76%. सेकंड क्वेश्चन पूछता है अपने को कि एक कूपन बॉन्ड है जिसपे अपने को कूपन मिल रहा है 9% सेमी एनुअली के हिसाब से. आपको इसका भी एनुअलाइज फिगर निकालना है. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपको 9% बोला है
कभी भी कूपन में सेमी एनुअल कूपन भी हो तो जो कूपन का परसेंटेज मेंशन होता है वो एनुअल ही होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 9% माने इसको कि 9% पर एनम माने, तो कूपन के केस में जब भी इंटरेस्ट स्पेसिफाई होता है वो पर एनम ही होता है। सो 9% इज एनुअली। तो आपका सेमी एनुअली जो कूपन आ रहा है वो आ रहा है 4.5 का। कैसे आया? 100 अगर मैं फेस वैल्यू मान लूं तो 9% तो उस पर साल भर का कूपन होता है, पर ये साल भर में 2 बार आ रहा है, तो आपको 4.5 का कूपन मिलेगा एवरी सिंगल टर्म। इस 4.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 4.5%। तो हमने यहां पे फॉर्मूला बनाया 1.045 टू द पावर 2 -1। सो इसको भी हमने वो वाले फॉर्मूले में डाला जो कि EAY का फॉर्मूला होता है। याद है EAY का फॉर्मूला होता है 1 + I/m टू द पावर m-1। करेक्ट। सो यहाँ पे I की वैल्यू है 0.09, क्योंकि कंपाउंडिंग साल में 2 बार हो रही है, तो फिर m की वैल्यू है 2, पावर में 2 -1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव एनुअल यील्ड। इफेक्टिव एनुअल यील्ड या फिर इफेक्टिव एनुअल रेट आपने कोई ना कोई नाम से सुना हुआ होगा। सो अगेन दिस वाज वेरी इजी, 1 स्टार इसको डिजर्व करता है, लेकिन इसको ठीक से देख के जाना, ये मुझे लगता है MCQ के बहाने से पूछा जा सकता है ये वाला सवाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। पहले से ही मैंने इसको 2 स्टार डाल रखा है। द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ धात्रे उद्योग लिमिटेड इज 26.5। सो ये आज का हमको प्राइस दिया हुआ है 26.5। हमने बोला देयर आर 20 लाख शेयर्स, तो ये हमने मार्केट वैल्यूएशन निकाल लिया या मार्केट कैप निकाल लिया ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के पास में 530 लाख है, 530 लाख का मार्केट वैल्यू है। द कंपनी डिसाइडेड टू रेज 40 लाख फ्रॉम द मार्केट थ्रू इशू शेयर्स। लो जी, ये तो मेरा फेवरेट है, इशू ऑफ राइट शेयर्स। तो ये राइट्स के क्वेश्चन है जो कि मैं आज से नहीं 2-3 टर्म से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि अगर इंस्टीट्यूट कन्वर्टिबल के क्वेश्चन पूछा तो राइट्स भी कभी भी पूछ सकता है। आ गया राइट्स। ये राइट्स का जो क्वेश्चन है एग्जाम में इस टर्म में दिखेगा ही दिखेगा, लिख के ले लो भाई, लिख के ले लो। कुछ नहीं हुआ, अगर नहीं आया एग्जाम में तो कुछ भूलना नहीं मेरे को, लेकिन फिर भी चांस बहुत ज्यादा है। तो ये राइट्स में क्या होता है समझो, बहुत सिंपल सी कहानी है। कंपनी का पहले से मार्केट कैप क्या चल रहा है 530 लाख। कंपनी बोलता है मैं 40 लाख रुपए और उठाऊंगा, और उठाएंगे हम लोग कैसे? राइट शेयर्स को इशू करके। ठीक है, तो कंपनी के पास पहले से 530 लाख है, अगर कंपनी और 40 लाख प्रोक्योर कर लेती है तो कंपनी के पास टोटल वेल्थ हो जाएगा 570 लाख। ये वेल्थ किसका है? ये वेल्थ है शेयर होल्डर्स का। पहले से 20 लाख शेयर होल्डर्स हमारे सर पे हैं। अब अगर हम और राइट्स इशू कर देते हैं तो फिर हमारे शेयर्स कितने हो जाएंगे वो भी हमको देखना है। तो पहला कंडीशन हमको ये बोलता है कि हम एक राइट शेयर इशू करेंगे फॉर एवरी 2 शेयर, यानी पहले से 20 लाख शेयर्स हैं तो 20 लाख शेयर्स के बदले नए शेयर्स इशू होंगे 10 लाख, यानी टोटल कंपनी के लेवल पे 30 लाख शेयर्स हो जाएंगे। यानी जहां पे कंपनी के पास में 570 लाख का वर्थ हो जाएगा तो वो वर्थ बटेगा अमॉन्ग्स 30 लाख शेयर्स एज वेल। तो हर शेयर की कीमत क्या हो जाएगी? 570 डिवाइडेड बाई 30। हर शेयर की कीमत हो जाएगी 19। हर शेयर की कीमत हो जाएगी 19। ठीक है, ओके 19 तो हो जाएगी, लेकिन इस शेयर को आप देखो, मेरी बात समझो, यहां पे कई चीजें मुझे समझानी पड़ेगी आपको। पहले से 530 लाख था, उसमें 40 लाख कंपनी ने जुगाड़ा। पहले से कंपनी के पास 20 लाख शेयर थे, कंपनी ने और 10 लाख शेयर इशू किए, तो यहाँ पे एक एक शेयर की कीमत हो गई 19 रुपए, राइट्स पूरा खत्म हो जाने के बाद, जिसको हम कहते हैं एक्स राइट डेट। ठीक है, तो जो भी राइट्स है उसकी डेट कंप्लीट हो गई, शेयर का प्राइस हो जाएगा 19। अब मेरी बात सुनना, जिसके भी पास 2 शेयर्स रहे होंगे उसने डेफिनेटली ट्राई किया होगा एक राइट लेने का। तो राइट जब लेने गया होगा तो उसको बोला गया होगा कि कंपनी 10 लाख राइट शेयर्स देगा और उसके बदले 40 लाख रुपीज उठाएगा। तो एक एक राइट्स पे इसको खर्चा क्या पड़ा? एक एक राइट्स पे इसको 4 रुपए का खर्चा पड़ा। 4 रुपए इसको देने पड़े हैं कंपनी को, क्योंकि कंपनी ने फ्री में नहीं बांटे हैं। कंपनी ने बोला 10 लाख राइट शेयर हम इशू करेंगे, लेकिन इसके बदले हम 40 लाख रुपीज चाहते हैं। सो जो भी इस राइट शेयर को खरीदना चाहता है, आपके पास 2 कंडीशन है, दोनों फुलफिल करना पड़ेगा। नंबर 1, आपके पास पहले से 2 शेयर होने चाहिए कंपनी के। नंबर 2, आपके पास 4 रुपए होने चाहिए। सो आप 2 शेयर्स दिखाओ, उसके बदले एक राइट आपको मिलेगा, उस राइट को 4 रुपए देकर के खरीद लो। सो वंस यू हैव गॉट द राइट, तो आपने उसके लिए 4 रुपए ऑलरेडी स्पेंड किए हैं, और इस 4 रुपए के बदले आपको एक शेयर मिला भी है। ठीक है, सो यू हैव गॉट 1 शेयर। तो आपको नेट नेट कितने रुपए का फायदा हुआ? आपको नेट नेट फायदा हुआ 19 - 4, तो आपने 15 रुपए का फायदा किया। 15 रुपए का आपको फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि अब एक तरह से ये फायदा भी है, ठीक है, सुनने में तो फायदा ही लग रहा है, पर इसको आगे जाके हम प्रूव करेंगे ये कोई फायदा नहीं है, आप बस अपना नुकसान होने से बच गए। कैसे, हम बात करेंगे उसके बारे में। बट ये 15 रुपए का डेफिनेट एक फायदा है। आपको एक शेयर मिला, उस शेयर की कीमत कितनी हो गई? 19 रुपीज हो गई, और इसके बदले आपने सिर्फ 4 ही रुपए भरे थे, तो 15 रुपए डेफिनेटली आपका फायदा हो गया। पर ये फायदा, फिर से ध्यान रखना, ये फायदा आपको इसलिए हुआ क्योंकि वो आपके पास पहले से 2 शेयर पड़े थे,
तो उन 2 शेयरों की वजह से आपका 15 रुपए का फायदा हुआ है, तो उसको अगर पर शेयर पे मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूं तो वो होगा 7.5 रुपीज का। तो यही चीज यहां पे कैलकुलेट हुआ है। 19 रुपीज हमारा शेयर का प्राइस है, एक्स राइट प्राइस है। हमने इसके ऊपर 4 रुपए का सब्सक्रिप्शन फी दिया था, तो 15 रुपीज हमको पर राइट पे फायदा जरूर हुआ, पर ये राइट हमको तब मिला जब हमने इसके लिए 2 शेयर पहले से लेके रखे थे, तो पर शेयर पे हमको फायदा हुआ 7.5 रुपीज का। ठीक है, ठीक है, डन, परफेक्ट, ठीक है। ओके अब देखो, आपको मैं ये चीज अभी प्रूव कर देता हूं कि ये राइट्स में जाने से आपको जो लग रहा है ना मेरे को 7.5 रुपीज का फायदा हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ। कैसे? पहले कंपनी का प्राइस चल रहा था, पहले कंपनी का प्राइस चल रहा था 26.5, करेक्ट। जैसे ही राइट्स इशू हो गया या राइट्स का आना हुआ तो प्राइस गिर करके 19 रुपए हो गए। तो प्राइस कितने रुपए से फॉल हो गया? 7.5 रुपीज से फॉल हो गया। और आपका भी प्रॉफिट कितना हुआ है एक एक शेयर पे? 7.5 का ही हुआ है। तो देखा जाए तो एक हाथ में आपको लड्डू दिया गया और दूसरे हाथ में डंडा मारा गया। एग्जैक्टली यही होता है राइट्स के केस में। अगर आप इस राइट्स को बोलो घमंड में आके कि नहीं हम तो लेंगे ही नहीं, तो आपका नुकसान जरूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फायदा तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन प्राइस में जो चेंज आना वो तो आएगा ही। आप नहीं लोगे तो कोई और लेगा। चलो क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में बोलता है कंपनी के पास अगर 4 शेयर किसी के पास है तो उसके बदले एक राइट अगर देगा तो क्या होगा? तो इस केस में नंबर ऑफ शेयर जो इशू होंगे वो एक्चुअल में 5 लाख ही होंगे सिर्फ। क्यों? क्योंकि पहले से 4 शेयर है, तो 4 शेयर के बदले एक शेयर दिया जाएगा। तो पहले से 20 लाख शेयर थे, 20 लाख शेयर के बदले अब सिर्फ 5 लाख शेयर पे ही राइट्स इशू होगा। ठीक है, अब 5 लाख पे कंपनी तो 40 लाख ही वसूलेगी, तो 5 लाख पे अगर 40 लाख कंपनी वसूलेगी तो हर राइट्स पे आपका जो सब्सक्रिप्शन फी है वो 4 रुपए की जगह 8 रुपए हो गया। रादर देन 4 रुपीज इट इज नाउ 8 रुपीज। नेक्स्ट, जो हमारा एक्स राइट प्राइस है वो भी चेंज होगा। कंपनी के पास में वर्थ तो उतनी है, पहले से 530 थी और 40 लाख रुपीज सब्सक्रिप्शन मिल गया, पर कंपनी के शेयर्स अब 25 लाख ही हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने राइट्स 10 लाख ने इशू किया, 5 लाख इशू किया। सो हम डिवाइड करेंगे बाय 25, ये आ रहा है 22.8, ये आ रहा है 22.8। ठीक है, तो यहां पे अपना प्राइस आया 22.8। अब ध्यान रखना, आपको राइट्स के बदले जो शेयर मिला उसका वैल्यू है 22.8, बात सही है। और आपने ले इसके लिए सब्सक्रिप्शन के पैसे दिए थे 8 रुपए, सो 14.8 आपका फायदा है पर राइट। ये बात एकदम सही है, मैं मानता हूं, लेकिन ये आपको राइट तब मिला जब आपके पास पहले से 4 शेयर थे। तो हर शेयर पे इसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 3.7 का, 3.7 पर शेयर। अब आप यही सोचेंगे 3.7 आपका फायदा हुआ है, नहीं हुआ फायदा। अगेन आप देखिए आपका प्राइस कहां से कहां गया, 26.5 से प्राइस गिर गया 22.8। ये गैप देखो कितने का है, एग्जैक्टली ये गैप 3.7 का ही है। तो क्या हो रहा है, एक तरफ आपको डेफिनेटली राइट्स के चक्कर में एक एक्स्ट्रा शेयर मिल गया, आपको लग रहा है कि शेयर एक्स्ट्रा मिल गया तो मेरे को तो फायदा हो गया, मेरे को पर शेयर पे देखो 3.7 रुपीज मिल गया। सच्चाई ये है कि आपके हर शेयर की कीमत भी गिरी है, एंड वो कीमत गिरी है बाई 3.7, एंड अल्टीमेटली राइट्स पे आपको ना कोई फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है। तो स्टेप्स क्या है, वापस से स्टेप्स आपके सामने रखूं? चलो सारे स्टेप्स आपके सामने रखे जाएं। स्टेप नंबर 1 ये हुआ कि आप कैलकुलेट करो एक्स राइट प्राइस। इसको कैलकुलेट करना आसान है। आपका पहले से जो मार्केट कैप चल रहा था वो आप ले लो, फिर आपने सब्सक्रिप्शन से कितने रुपए उठाए वो ले लो, डिवाइड करो बाई एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस न्यू शेयर्स जो आप इशू करोगे वो, तो इससे आपका एक्स राइट शेयर प्राइस आ जाएगा। फिर आप निकालो प्रॉफिट पर राइट, प्रॉफिट पर राइट शेयर। तो प्रॉफिट पर राइट शेयर होगा एक्स राइट प्राइस माइनस सब्सक्रिप्शन प्राइस। जो भी सब्सक्रिप्शन पर शेयर आपने दिया वो आपका प्रॉफिट है। फिर आप कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट पर एग्जिस्टिंग शेयर, और ये निकालने के लिए हम प्रॉफिट पर राइट शेयर लेंगे, प्रॉफिट पर राइट शेयर लेंगे, डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ शेयर्स पर राइट। तो आपको एक राइट यहां पे मिल रही है लेकिन इसके लिए 2 शेयर लगे तो यहां आएगा 2, और जब एक राइट मिल रही है इसके लिए 4 शेयर लगे तो आएगा 4, एंड अकॉर्डिंगली। तो ये सारी कैलकुलेशन इस तरह से होती है। बहुत ही सिंपल सा हिसाब किताब है, मुश्किल नहीं है। बट यस, स्टार रेटिंग 2 स्टार पक्का मार्क कर दो, एग्जाम में आने का चांस है। अच्छा, लास्ट में वापस चंद्रा जी के बारे में पूछता है कि चंद्रा जी का वेल्थ कैसे चेंज होगा ए से बी में जब हो गया सिचुएशन। तो भैया कोई फर्क नहीं होगा, आपका ए हो या बी हो, वेल्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास पहले से मान लो 500 शेयर्स थे,
कंपनी ने बोला 500 के बदले 250 राइट शेयर्स देंगे, तो आपने बोला हाँ जी हम लेंगे। कंपनी ने बोला 4-4 रुपए करके पे कर दो, तो इन्होंने 1000 रुपए यहाँ पे पे भी कर दिए, ठीक है, 1000 रुपीज यहाँ पे पे भी कर दिए। अब इनको फायदा कितना कितना हो रहा है, तो यहाँ पे जो फायदा हो रहा था वो हो रहा था 7.5 पर शेयर। 7.5 हो रहा था क्या, रुक जाओ, अपने यहाँ पे राइट्स के लिए 1000 रुपए चुका दिए, ठीक है। इसके अलावा इनको फायदा हो रहा था 7.5 पर शेयर, तो इनके 250 शेयर्स पे प्रॉफिट हुआ इनके हिसाब से 1875 का, ये इनका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। बट एट द सेम टाइम शेयर प्राइस गिरा भी है। शेयर प्राइस गिरा कितने से, ऐसे नहीं करते हैं, रुक जाओ, पूरा एकदम सुकून से बनाते हैं, तब जाके ना क्या समझ में आएगा पूरा कहानी। देखो, चंद्रा जी के पास पहले से 500 शेयर्स थे, जिसकी बाजार में कीमत चल रही थी 26.5, तो इनकी वेल्थ थी 13,250 की, ये था बिफोर। फिर आया आफ्टर, आफ्टर में क्या हुआ, इनके 500 शेयर्स जो थे वो तो थे ही, इसके अलावा इनको 250 राइट शेयर्स भी मिल गए, ठीक है। इन राइट शेयर्स की जो बाजार में कीमत हुई आफ्टर राइट वो 19 रुपीज थी, और इसके लिए इन्होंने पैसे चुकाए थे 4 रुपीज करके। सो क्लियरली इनका एडवांटेज हो गया, यहाँ पे फायदा हो गया इनको। सो 250 इंटू 15 रुपीज करके इनको यहाँ पे फायदा हुआ 3750 का। एट द सेम टाइम ये जो 500 शेयर्स हैं इनकी भी कीमत बाजार में 19 रुपए बची। सो 500 इंटू 19, तो इनका यहाँ पे जो टोटल वैल्यू था वो था 9500। टोटल मिलाकर के इनका गेन वेन सब कितना आ रहा है देख लो, टोटल मिलाकर के वेल्थ इनका अभी भी उतना ही आ रहा है। सो आपके बेसिकली क्या हुआ, 500 शेयर्स आपके पास थे, उनकी वैल्यू इरोड हो गई, और वो वैल्यू बेसिकली आपको प्रॉफिट के तौर पे मिल गई ऑन योर राइट शेयर्स, और कुछ नहीं हुआ। तो इनकी वेल्थ पहले भी इतनी थी, अभी भी इतनी है, कुछ नहीं बदला। हाँ, लेकिन अगर ये राइट्स को मना कर देते तो फिर डेफिनेटली इनकी वेल्थ इरोड हो जाती। क्यों, क्योंकि राइट्स को मना करते हैं ना, तो ये नीचे वाला एलिमेंट इनको नहीं मिलता, तो इनकी वेल्थ जो पहले थी 13,250 वो 9,500 में सिमट के रह जाती, क्योंकि इन्होंने राइट्स को मना कर दिया कि जाओ जाओ मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है तो आपको नुकसान होगा साहब, यही चीज इन्होंने यहाँ पे शो करी होगी, इंक्रीज इन वेल्थ वगैरह 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 जो भी है, ठीक है। इन्होंने 500 शेयर का कोई हिसाब नहीं रखा है, हमने रखा था, इसीलिए हमारा आंसर बेटर है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का। अब इसके लिए देखो मैंने कुछ बहुत ही हार्ड कोर यहाँ पे डिस्क्लेमर लिखा है। वो हार्ड कोर डिस्क्लेमर क्या है एक बार प्लीज ढंग से समझिए। यहाँ पे मैंने लिखा है कि सीएमए इंस्टीट्यूट इज ट्राइंग टू रीडिफाइन द सिलेबस हियर। दिस इज बियॉन्ड द सिलेबस ऑफ 2012, 2016 एंड 2022। यानी कि अब यहाँ जो इंस्टीट्यूट जिस टेरिटरी में घुसना चाह रहा है वो टेरिटरी क्लियरली सीए फाइनल टेरिटरी है, और सीएमए फाइनल में इसके सवाल कभी आए ही नहीं। पिछले 3 टर्म्स का मैं कम से कम 3 सिलेबस का कम से कम मैं आपको वो कर सकता हूं, एक अंदाजा बता सकता हूं। 2012 सिलेबस में भी नहीं आया, 16 में भी नहीं आया, 22 के अभी तक जितने एग्जाम हुआ उसमें भी नहीं आया। क्या चीज का सवाल है ये सवाल है ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन। और आप बोलेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन तो हमारे सिलेबस में है, सही बात है, बॉन्ड वैल्यूएशन ही है, पर बॉन्ड वैल्यूएशन के बियॉन्ड, बॉन्ड वैल्यूएशन में क्या करते हैं, कूपन का पीवी करते हैं, और जो भी हमारा रिडेम्पशन वैल्यू होता है उसका पीवी करते हैं। बट उसके बियॉन्ड जो बॉन्ड की सेंसिटिविटी एनालिसिस है वो सब अपने सिलेबस में नहीं थी, कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, सीएमए इंस्टीट्यूट की सिलेबस में डिफाइंड नहीं है, 2012 के सिलेबस में नहीं है, 16 में नहीं है, 22 में भी नहीं है। पर इन्होंने एक सवाल ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। अब ये ड्रॉप कर दिया तो भैया आपको देखना पड़ेगा। ये सवाल ड्रॉप किया गया है ऑन द कॉन्सेप्ट नोन एज ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या कॉन्सेप्ट होता है एक बार हल्के से समझा देना चाहता हूं आपको, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि क्या होता है ड्यूरेशन, ठीक है। इसको हमने ऑब्वियसली लेक्चर्स में कवर नहीं किया है। दिस इज वेयर वी डिफरेंशिएट अवर क्लासेस फ्रॉम सीए फाइनल क्लासेस। अगर हम आपको ड्यूरेशन सभी कुछ कवर करा रहे हैं तो फिर एक तरह से हम आपको ओवरली प्रिपेयर करा रहे हैं, जिसकी जरूरत एकदम भी नहीं है, एकदम भी नहीं है। हम अननेसेसरली चीजों को टफ नहीं करना चाहते। तो ड्यूरेशन वाज नॉट टॉट इन द क्लास, बट नाउ दे हैव ड्रॉप्ड वन क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन। कहीं पे भी और दूसरा सवाल ही नहीं मिलेगा आपको ड्यूरेशन पे, आपके पूरे सीएमए यूनिवर्स पे एक दे दिया तो ये करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले बीटा समझाता हूं। बीटा क्या होता है। बीटा अगर किसी शेयर का मान लो 2 है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट 10% का रिटर्न आपको दिया तो ये जो स्टॉक है ये स्टॉक आपको शायद 20% का रिटर्न देगा, ठीक है। या इस तरह से समझो, मार्केट अगर 10% से बढ़ा
तो आपका ये स्टॉक 20% से बढ़ेगा। मार्केट अगर 10% से घटा तो ये स्टॉक 20% से घटेगा। बीटा यही चीज आपको बताता है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन द इंडेक्स। ये आपको बीटा समझाता है, ठीक है। अब इसी को अगर हम कट करें तो फिर हम बॉन्ड्स के केस में ये चीज कवर अप करते हैं, या ये चीज को जो हम मेजर करते हैं वो इंडेक्स से नहीं करते, वो हम करते हैं किसी यील्ड से। अब ये यील्ड क्या है? यील्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो रेपो रेट है, या फिर मान लो कोई भी तरह की रेट जो कि गवर्नमेंट स्पेसिफाइड रेट है, ट्रेजरी की रेट है, रिस्क फ्री रेट है। तो यहां क्या होता है, हमारा जो यील्ड होता है ना, यील्ड में बदलाव जब आता है तो हम ये देखते हैं कि यील्ड में आने वाले बदलाव की वजह से हमारे बॉन्ड के प्राइस में कितना चेंज आएगा, ये हम चेक करना चाहते हैं। सो एक तरह से हम इसकी सेंसिटिविटी निकालना चाहते हैं, और वो सेंसिटिविटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन यील्ड। तो जितने से भी यील्ड बदली, जितने परसेंटेज से यील्ड बदली, उसके मुकाबले हमारा प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, या प्राइस में क्या परसेंटेज चेंज आ रहा है, वो हम पता लगाना चाहते हैं। इसके लिए हमको एक सेंसिटिविटी मेजर चाहिए, और यही सेंसिटिविटी मेजर को हम कहते हैं ड्यूरेशन। So duration is a measure that finds out what will be the percentage change in the price of the bond provided that the yield is changing by a certain percentage. तो इसको हम यूज कैसे करते हैं? हाउ डू वी अप्लाई दिस? बहुत सिंपल है। परसेंटेज चेंज इन द बॉन्ड प्राइस निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें हम एक ड्यूरेशन यूज करेंगे और ड्यूरेशन के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज चेंज इन यील्ड। तो जो भी यील्ड में बदलाव आ रहा है उसको ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास चेंज इन बॉन्ड प्राइस आ जाएगा, ठीक है। अब हमको ये समझना है ये ड्यूरेशन होता क्या है, कैसे निकलता है। तो ड्यूरेशन के दो पार्ट्स हैं। एक ड्यूरेशन है जो होता है मैकॉले ड्यूरेशन। मैकॉले ड्यूरेशन, इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा ट्रिकी है, एफर्ट लगता है, लेकिन ये काम भी नहीं आता। इसके बाद हमको कैलकुलेट करना पड़ता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन, जो कि मैकॉले ड्यूरेशन से ही कैलकुलेट होता है और बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता है। तो देखा जाए तो आपके पास ड्यूरेशन सॉल्व करते वक्त कोई पॉइंट नहीं है, आपको मैकॉले तो सीखना ही पड़ेगा। मैकॉले के बाद मॉडिफाइड भी सीखना पड़ेगा। मैकॉले सीखने में ज्यादा जोर लगेगा और मॉडिफाइड सीखने में जोर नहीं लगेगा, ठीक है, पहली बात ये। अब आपको मैकॉले ड्यूरेशन का फॉर्मूला दिखा देता हूं मैं आपको। ये है मैकॉले ड्यूरेशन का फॉर्मूला। याद कर सकते हो इस फॉर्मूले को? नहीं सर हम नहीं कर सकते। कर लो, फिर भी कर लो। ये फॉर्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हर चीज को मैंने डिफाइन भी किया हुआ है। यहाँ पे आई जो है, ये आई है हमारा YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी। यहाँ जो एन है वो ऑब्वियसली है नंबर ऑफ इयर्स। यहाँ जो सी है वो है कूपन, करेक्ट। बस इतनी सी बात का आपको ध्यान देना है एंड इसको सॉल्व करना है मैकॉले ड्यूरेशन निकालने के लिए। आप कहेंगे हमसे तो मैकॉले ऐसे निकलता नहीं है, तो दूसरा रास्ता भी है जिसमें हम टेबल के थ्रू ये काम करते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको शो कर दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल सवाल पढ़ते हैं, सवाल में क्या है। सवाल में फेस वैल्यू दिया है, कूपन रेट दिया है, इयर्स टू मैच्योरिटी दिया है, रिडेम्पशन वैल्यू दिया है, YTM दिया, सब दे दिया। नंबर 1 ये आपसे करंट मार्केट प्राइस पूछता है। करंट मार्केट प्राइस निकालना आसान है। उसके लिए हम जो हमारे कूपन है 1000 का, उस पर PVIFA लगा देंगे। PVIFA लगाते वक्त हम YTM का प्रयोग करेंगे। सो PVIFA 15,5, ठीक है। इसके अलावा जो 10,000 का हमारा रिडेम्पशन वैल्यू है, ये 10,000 की रिडेम्पशन वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे बाय 1.15 टू द पावर 5, तो इससे भी इसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। ये सेम काम हमने यहाँ किया। कर करके हमने अपना इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर लिया या फिर करंट मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर लिया फॉर द बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ही लेकिन इन्होंने पूछ लिया ड्यूरेशन बताओ। ड्यूरेशन पूछने का मतलब ये हमसे मैकॉले ड्यूरेशन पूछ रहे हैं। अब मैकॉले ड्यूरेशन कैलकुलेट करने का मैंने तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूले के हिसाब से आप देख सकते हैं, आई है मेरा YTM, तो मेरा YTM दिया हुआ 15%, तो मैंने देखो 15% लिखा है, 0.15 लिखा है इसको, ठीक है। फिर मेरा है C इज माई कूपन रेट, कूपन इज 10%, सो 0.10 लिखा। N इज नंबर ऑफ ईयर्स, वो है 5, तो वो भी मैंने यहाँ लिखा। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट आया 4.08 ईयर्स। आप करेंगे तो सुकून से आपका आ जाएगा रिजल्ट। पर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका ये कहता है कि आप ईयर वाइज सारे कैश फ्लोज प्लॉट करो। ईयर वाइज सारे कैश फ्लोज को प्लॉट करो, ठीक है। फिर उसके बाद आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स निकालने के बाद में
आप यहां पे दो में से एक काम करिए, या तो वेट्स निकाल लीजिए या फिर ये वाला काम करिए जहां पे इन्होंने कैश फ्लो को और बेसिकली कैश फ्लो को और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई किया एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकाल लिया। तो ये भी काम हम करते ही हैं, रेगुलर जॉब है, नॉट अ मुश्किल। ये मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, सारी वैल्यूज आ गई, टोटल कर लिया, ठीक है। फिर यहां पे क्या किया, हमारी हर एक प्रेजेंट वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया है विद द ईयर। दिस इज इंटरेस्टिंग। हमने अपने प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे किया है, ईयर से किया है। जैसे ये 756 है तो 756.1 इज मल्टीप्लाइड विद 2, 657.5 is multiplied with 3, 571.8 is multiplied with 4 and 5469 is multiplied by 5। तो ये मल्टीप्लीकेशन करके हमने यहाँ पे रिजल्ट्स लिखा, इसको भी टोटल कर दिया, फिर क्या था, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दिया। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर। समझे वापस हमने क्या क्या किया, मैं फिर बताता हूं। हमारे पास थे कैश फ्लो, कैश फ्लो से हमने मल्टीप्लीकेशन किया पीवी फैक्टर का, तो आ गया हमारे पास पीवी, पीवी का हमने कर दिया टोटल। फिर हमने जो हमारे ईयर्स थे, प्रेजेंट वैल्यू और ईयर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर इसका भी हमने टोटल कर दिया। ये टोटल हो गया पीवी इंटू एन, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने क्या किया, समेशन ऑफ पीवी इंटू एन डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ पीवी। इससे हमारा मैकॉले ड्यूरेशन आ गया जो कि है 4.083। अब यही सेम चीज आप देख सकते हैं, हमने ऊपर एक फॉर्मूला लगा करके किया था जिससे रिजल्ट ये आया। सो 4.08 अपने यहाँ पे आ गया मैकॉले ड्यूरेशन। दोनों ही फॉर्मूले से कर लो, दोनों ही तरीके से आपका ये रिजल्ट आएगा। पर हमको उसमें खत्म नहीं होती बात, हमको नेक्स्ट इन्होंने पूछा वोलैटिलिटी बताओ। वोलैटिलिटी यानी सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी होता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन, नॉट मैकॉले ड्यूरेशन। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन का फॉर्मूला होता है मैकॉले ड्यूरेशन डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई टी एम, ठीक है। मैकॉले डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई टी एम, तो यही काम हमने यहां किया। हमारा मैकॉले ड्यूरेशन लिया विच वाज 4.083, इसको हमने डिवाइड किया बाई 1 प्लस आई जो कि हो गया 1.15। सॉल्व करने के बाद हमारा वोलैटिलिटी आया 3.5504। सॉल्व करने के बाद हमारा वोलैटिलिटी आया 3.5504। डन। और लास्ट में अपने को बोला व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इफ द इंक्रीज in yield is 75 basis points। 75 basis points का मतलब होता है 0.75% या 0.75%। तो अगर आपके yield में इंक्रीमेंट आया है, यानी आपका yield बढ़ा है बाय व्हाट परसेंट, 0.75%, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए विथ योर ड्यूरेशन वैल्यू, तो आपके प्राइस में कितने से चेंज आएगा वो भी बता दिया हमने। प्राइस में चेंज आएगा 2.663% से। So the price will change by 2.663%। अब एक बात ध्यान रखना, यील्ड अगर बढ़ता है तो प्राइस घटता है, तो आपके प्राइस को घटाना पड़ेगा। आपका प्राइस चल रहा है 10,000, तो 10,000 को आप रिड्यूस करोगे बाय 2.663% और रिड्यूस करने के बाद इसका रिजल्ट आएगा 9733.70। 9733.70। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इसका सॉल्यूशन तो दिया ही नहीं आपको, ये बीच में ही भाग गए, ये बीच में सॉल्यूशन खत्म कर दिए, ये लास्ट वाले का सॉल्यूशन ही नहीं दिया, ठीक है। तो अब यही समस्या है भैया, नए नए टाइप के क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं लेकिन उनको कंप्लीट भी नहीं किया जा रहा, सॉल्यूशन भी नहीं दिया जा रहा पूरा, तो ये थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ाता है। एनीवेज यहाँ पे हमने कौन कौन से फॉर्मूले लगाए, सबसे पहले हमने मैकॉले का फॉर्मूला लगाया जो कि अपने आप में एक विशाल फॉर्मूला है। फिर हमने मॉडिफाइड का फॉर्मूला लगाया जो कि होता है मैकॉले डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई टी एम। फिर हमने फॉर्मूला लगाया परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन यील्ड इनटू मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जो भी यील्ड में चेंज आता है परसेंटेज चेंज उल्टा आता है, तो आप इसके आगे माइनस साइन लगा दोगे तो अच्छे से ये रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा एक दूसरे का, ठीक है। सो बेसिकली यील्ड गोज अप प्राइस गोज डाउन, इफ यील्ड गोज डाउन प्राइस गोज अप। डन, ध्यान रखोगे इस बात का। चलो, विद दैट बीइंग सेड क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी ऑल डन। क्वेश्चन नंबर 10 को 1 स्टार क्यों बनाया, ये 3 स्टार होना चाहिए था, गलती से मैंने इसको 1 स्टार बनाया। दिस इज 3 स्टार, दिस इज बियॉन्ड सिलेबस, सो ऑब्वियसली इसको अच्छे से पढ़ करके जाना पड़ेगा। सो यस, दैट इज इट, इतना ही है इस सेगमेंट में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जिसमें हम लोग अब म्यूचुअल फंड्स की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर सेगमेंट। हम लोग अभी करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स का वर्कबुक सॉल्व। सवाल इजी इजी है, डोंट वरी, मजा आएगा। शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर।
पहला क्वेश्चन देखेंगे ना तो अपने को यहाँ पे एक्चुअल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सवाल है। दिस इज नॉट इवन अ क्वेश्चन फ्रॉम म्यूचुअल फंड, सिंपल सा सवाल है। सवाल क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। बोलता है मिस्टर जॉय प्रकाश इन्वेस्ट ₹2 लाख in a mutual fund that will provide an annual return of 11%. What will be the worth of this fund after 5 years? So basically a simple application of future value formula. Formula होता है future value is equal to present value to the into 1 plus I to the power n. तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू के जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 लाख रुपए क्योंकि वो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। रेट ऑफ रिटर्न है 11%, तो 1 प्लस आई को लिखेंगे 1.11 एंड पावर में होगा 5। सॉल्व करने पे रिजल्ट आ जाएगा 337,012 एंड दैट इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। वेरी इजी 1 स्टार क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रा फंड दैट हैड a NAV of 17 rupees at the beginning. So NAV at the beginning is reported to be 17. Made an income and capital gain distribution of 1.04 and 0.53. This is what the unit holders might have got. तो उन लोगों को ये मिला है पैसा डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे, तो they have got 1.04 and 0.53 per unit during the month. ये महीने भर में हुआ है and end of the month में NAV है 17.28. So NAV2 is equal, sorry NAV1 बोलते हैं इसको, end of the period and that is 17.28. करेक्ट। सो अपने को यहाँ पे मंथली और एनुअल रिटर्न निकालना है। इट इज वेरी इजी। द फॉर्मूला फॉर दिस इज NAV1 माइनस NAV0 प्लस CG या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे जो भी आए, तो मैं यहाँ सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशंस लिख रहा हूं, करेक्ट, डिवाइडेड बाई NAV0 इंटू 100। करेक्ट, ये वाला फॉर्मूला अपने को लगाना है यहाँ पे। सो इट विल बी 17.28 माइनस 17 प्लस 1.04 प्लस 0.53 डिवाइडेड बाई 17। तो ये सॉल्व करने पे यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 10.88%, बट दिस इज फॉर द एंटायर मंथ। अगर हम इसको एनुअलाइज करना चाहते हैं तो इंटू 12 कर दीजिए, इट विल बिकम एनुअलाइज्ड। क्लियर? तो ये मंथली और एनुअलाइज निकालना इजी है। 1 स्टार फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। मिस चांदनी wants a return of ₹1 lakh per annum for 5 years. एनुइटी स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको, ये 5 साल तक ये 1-1 लाख रुपए पाना चाहती है। एक्सपेक्ट करती है रिटर्न रिक्वायरमेंट ऑफ 14%। इनको आज कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आगे जाकर के ये सब इनको मिले? तो ये है पीवी ऑफ एनुइटी की कहानी। इनको 1 लाख रुपए करके चाहिए 5 साल तक। करेक्ट। सो ये है इनकी कहानी। इनको आज कुछ इन्वेस्ट करना है, रेट ऑफ रिटर्न है 14%। हाउ डू वी सॉल्व दिस? वेरी इजी। 1 लाख इंटू PVIFA, रेट टू बी टेकन 14%, 5 ईयर्स का ये सवाल है। सो इट इज 1 लाख इंटू PVIFA 14,5। रिजल्ट आपके सामने है। 1 स्टार फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट प्राइस ऑफ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS वो है 15 रुपीज करके, और पब्लिक ऑफर जो है वो 15.4 का है। रिडेम्पशन प्राइस है 14.8 का। बहुत बढ़िया। आपसे फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड पूछ रहा है। अब देखो ये क्या होता है, जो NAV होता है उस NAV के ऊपर में आपको एक एंट्री लोड देना पड़ता है व्हेन यू आर बाइंग दैट। करेक्ट। और अगर आप NAV पे बेचना चाहते हैं तो एक एग्जिट लोड लग जाता है कई बार। इसके नियम होते हैं, हर बार नहीं लगता बट लगता है कई बार। तो आपको ये एंट्री और एग्जिट लोड पता करना है। कैसे होगा ये? तो बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको नियम पता होना चाहिए। नियम ये होता है कि NAV में अगर आप 1 प्लस एंट्री लोड का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आपका दे देगा आपका बाई प्राइस। करेक्ट, जिसको हम यहाँ पब्लिक ऑफर कह रहे हैं, पब्लिक ऑफर। करेक्ट। और वहीं पे अगर आप NAV में 1 माइनस एग्जिट लोड लगा लें, जिसको हम रिडेम्पशन लोड बोल रहे हैं, तो वहां पे फॉर्मूला बनेगा आपका रिडेम्पशन प्राइस। अब ऐसे में आपको ऑलरेडी NAV मालूम है। दोनों ही केस में NAV 15 पकड़नी है और पब्लिक ऑफर है अपना 15.4 का और रिडेम्पशन प्राइस है अपना 14.8 का। तो हाउ डू वी सॉल्व दिस? वेरी इजी। 15.4 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 1, 15.4 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 1, तो ये आ रहा है 2.67% का एंट्री लोड। सो द एंट्री लोड इज 2.67%, देयर इज द आंसर। एंड रिडेम्पशन लोड की अगर हम बात करें तो 14.8 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 1, दैट इज 1.33%। सो 1.33% इज द एग्जिट लोड। अगेन वेरी इजी बचकाना सवाल। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो आपके लिए ये बहुत सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। प्लीज कंप्यूट द NAV ऑफ वेरी ग्रीन फंड। गजब गजब नाम लिख रहे हैं। अपने को NAV निकालना है वेरी ग्रीन फंड का, जिसका साइज ऑफ द स्कीम है 200 करोड़ का, फेस वैल्यू है 10 रुपीज करके, यानी पहले से 20 करोड़ यूनिट्स अपने सामने हैं।
मार्केट वैल्यू ऑफ द फंड इज 280 करोड़, रिसीवेबल है तो ऐड होगा 2 करोड़ का, अक्रूड इनकम है तो ये भी ऐड होगा 2 करोड़ का, लायबिलिटी है तो माइनस होगा, अक्रूड एक्सपेंसेस है तो माइनस होगा। वी नीड टू कंप्यूट एनएवी, दिस इज फेयरली सिंपल। 280 में आप ऐड करें 2, फिर ऐड करें 2, फिर माइनस करें 1, फिर माइनस करें 1, तो ये कितना आ रहा है 280 प्लस 2 माइनस 2, 282 करोड़। तो ये तो आ गया अपना वैल्यूएशन ऑफ द एंटायर फंड। अब इसको हम डिवाइड करेंगे बाय टोटल यूनिट्स, तो टोटल यूनिट्स है 20 करोड़ यूनिट्स, तो रिजल्ट आ रहा है 14.1। आप देख सकते हैं 282 डिवाइडेड बाय 20, रिजल्ट इज 14.1। वेरी इजी, बचकाना कुछ भी नहीं है इसमें, इससे तो ज्यादा हार्ड सवाल हमने किए हैं क्लास में। चलो, मिस्टर टाइम मशीन, अरे नाम गजब गजब है भाई। मिस्टर टाइम मशीन एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ 15% by investing in equity shares on his own. Now he is considering a recent announcement equity based mutual fund scheme by High Speed Limited, in which initial expenses are 4.5% and annual recurring expenses are 1.5%. तो आप बताओ कि इनको कितना रिटर्न म्यूचुअल फंड कमा के देगा ताकि ये इनडिफरेंट हो जाएं, यानी 15% कमा पाएं। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको जो नेट रिटर्न चाहिए ना, नेट ऑफ एक्सपेंसेस जो भी रिटर्न चाहिए उसको डिवाइड करते हैं बाय इनिशियल एक्सपेंस और ऐड करते हैं रेकरिंग एक्सपेंस। ये एक फॉर्मूला होता है, प्रसिद्ध फॉर्मूला, ऐसा नहीं है नया कोई फॉर्मूला बता रहा हूं। तो अपने को रिटर्न चाहिए 15, अपना इनिशियल एक्सपेंस है 4.5% और रेकरिंग एक्सपेंस है अपना यहाँ पे कितना, रेकरिंग एक्सपेंस है 1.5। अब ध्यान देना आप यहाँ पे, अगर आप यहाँ नोटिस करोगे मैंने इसको तो डेसिमल में लिखा है लेकिन इसको डेसिमल में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको भी डेसिमल में नहीं लिखा। तो अगर हम इसको भी डेसिमल में लिखें 0.15 लिखें तब इसको आप 0.015 आराम से लिखें, ठीक है, तब ये आसान हो जाएगा करना। ऐसे ही करना चाहिए, ये बेटर तरीका है। तो अपने यहाँ पे 15% रिटर्न चाहते हैं तो 15% रिटर्न हियर। हमारा इनिशियल एक्सपेंस है 4.5%, तो हम करते हैं 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस, सो 1 माइनस 0.045 एंड देन रेकरिंग एक्सपेंस इज 1.5%, तो 0.015 इज एडेड टू इट। इसको सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, आई होप सो, 0.15 डिवाइडेड बाई 0.955 प्लस 0.015, सो रिजल्ट इज 17.21% फाइनल वैल्यू। 17.21% is the final value. Question number 6, very easy, formula driven. Question number 7 में चलते हैं। You can earn a return of 13% by investing in equity shares of your own, यानी ये हमारा net return का requirement हो गया। Our net return requirement turns out to be 13%. You are considering a recently announced equity mutual fund scheme where initial expense is 7%. You believe that the mutual fund will earn 16.5%. तो recurring expense कितना होना चाहिए ताकि आप indifferent हो जाएं? तो बहुत सिंपल सी कहानी है, अपने को यहाँ पे चाहिए नेट रिटर्न, ऊपर वाले फॉर्मूले में ही डाल रहे हैं। नेट रिटर्न का रिक्वायरमेंट है अपना 13%, इनिशियल एक्सपेंस है अपना 7%, तो ये नीचे आएगा 0.93। इसमें हम रेकरिंग एक्सपेंस को ऐड अगर करें तब जाकर के अपना यहां पे बनता है 16.5%, करेक्ट। तो हम रेकरिंग एक्सपेंस ढूंढ रहे हैं, कितना आएगा, तो भाई वो आएगा रेकरिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू 16.5 माइनस 0.13 डिवाइडेड बाई 0.93, तो ये आ रहा है 16.5% माइनस 13.98%, रिजल्ट विल बी 2.52%। क्लियर? अगेन ये समझ में आना चाहिए कि आपका अपॉर्चुनिटी क्या है, आपको कितना चाहिए। इसमें नेट रिटर्न 13% है, यही पकड़ना चैलेंज है। अगर आप ये पकड़ लेते हो तो बाकी सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 में कोई खास अंतर नहीं है, इनपुट्स लगभग एक के मिसिंग करके दूसरे का दे दिया, वैसा करके सवाल है, पर सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंपल है, 7 भी सिंपल है। हाँ, 7 में कहानी पकड़ में आनी चाहिए, अगर कहानी पकड़ में आ जाए तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। For those who want to take time to solve this is the right time to pause this lecture right now. Pause करो इसको and pause करके इसको solve करो खुद से। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 में हम चल रहे हैं। ग्रोथ फंड हैज द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें स्टॉक ABCD है, नंबर ऑफ शेयर्स है, प्राइस है। मैंने मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी वैल्यू फॉर्म में इसको लिख लिया एंड टोटल वैल्यू ऑफ द फंड इज 1260 lakhs, यानी 1260 lakhs, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपने वो बोलता है कि फंड अक्रूड मैनेजमेंट फी विद द पोर्टफोलियो मैनेजर टोटल्स टू 98,000 रुपीज, देयर आर 40,000 यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। सो बेसिकली एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमको बता दिया गया है। तो हमारा फंड का वैल्यू है 1260 lakhs और उसमें 98,000 यानी 0.98 lakhs का एक लायबिलिटी है, तो वो माइनस करो। ये आ गया हमारा NAV। सो NAV आ रहा है 1259.02 lakhs।
इसको अगर हम डिवाइड करें बाई टोटल यूनिट्स विच इज 40 लाख यूनिट्स, तो हमारा एनएवी पर यूनिट आ जाएगा, जो कि ये रहा रिजल्ट में। फिर बोलता है अगर फ्रंट एंड लोड होगा 5% का, तो सेल प्राइस कैसे आएगा? बहुत सिंपल है, फ्रंट एंड लोड के लिए फॉर्मूला होगा एनएवी प्लस फ्रंट लोड, तो ये हो जाएगा 31.4755। फ्रंट लोड है 5% का, तो सॉल्व कर लो। 31.4755 इंटू 1.05, सो दैट टर्न्स आउट टू बी 33.05। ठीक है, राउंड ऑफ किया हमने, 049 ऐसा कुछ करके आया, बट ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया। So that is how we solve this question as well. Question number 8 also deserves a 1 star. Nothing much here. Question number 9 में आते हैं दोस्तों। Question number 9 में बोल रहा है from the following details please compute NAV for Flexi Fund. ओपनिंग NAV है 21 का, नंबर ऑफ यूनिट्स है आउटस्टैंडिंग 250 करोड़, मल्टीप्लाई अगर हम करें तो वी गेट अवर मार्केट वैल्यू हियर। सो 250 इंटू 21, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू इज 5250 करोड़। इसके अलावा एक्सपेंसेस है 40 करोड़ के, ऑब्वियसली उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। इसके अलावा अगर आपका यहां बोला है कि डेप्रिसिएशन हुआ है ड्यूरिंग द डे, अच्छा पोर्टफोलियो की वैल्यू में गिरावट आई है, सो अगर पोर्टफोलियो की वैल्यू में गिरावट आया है तो दैट हैज टू बी कंसिडर्ड, तो ये भी माइनस होगा, ये -240 होगा। इसमें 40 ऑलरेडी माइनस हो चुका है एक्सपेंस के नाम पे, पोर्टफोलियो के नुकसान के माइनस में भी 240 माइनस होगा। फ्रेश सब्सक्रिप्शन बाद में की बात है, रिडेम्पशन बाद की बात है, अनरियलाइज गेन हुआ तो ये ऐड होगा, एंड अगर अनरियलाइज लॉसेस है तो ये माइनस होगा। ठीक है, तो तब जाकर के हम यहाँ पे अपना एनएवी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सो एनएवी कितना आ रहा है बिफोर डूइंग द एडजस्टमेंट फॉर यूनिट्स, तो ये आ रहा है 5250 माइनस 40 माइनस 240 प्लस 280 माइनस 160, ये आ रहा है 5090 करोड़। अभी एडजस्टमेंट नहीं किया यूनिट्स इशूड या रिडेम्पशन का। अब यूनिट्स इशू तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रिडेम्पशन जरूर हुआ है। 10 करोड़ यूनिट्स को हमने रिडीम किया है, और रिडेम्पशन के लिए रीपर्चेज एनएवी था 21, यानी हमने इसके लिए पे किया है 210। दिस इज पेड, तो पे हुआ है तो अपने जेब में से ही तो गया होगा, तो इसमें से 210 करोड़ हमने चुका दिए। So 210 crores paid out of this, we are left with 4880 crores. 4880 crores जो है, इसको अब हमको डिवाइड करना है बाय रिमाइंडर नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हमारे जो यूनिट्स थे वो पहले से 250 करोड़ थे, उसमें से 10 करोड़ आपने रिडीम कर लिए, तो 240 करोड़ ही बचे। सो योर एनएवी पर यूनिट विल बी 4880 डिवाइडेड बाय 240। 4880 डिवाइडेड बाय 240, रिजल्ट इज 20.33। रिजल्ट चेक कर लो, 20.33 is the final result, प्लीज चेक कर लो। डन, खत्म। कुछ भी नहीं था ना दोस्तों, इसलिए तो इतना फास्ट हुआ। अपने पास में बिगिनिंग का एनएवी था, एक्सपेंस माइनस किए, डेप्रिसिएशन हुआ पोर्टफोलियो का, यानी पोर्टफोलियो की वैल्यू टूटी है, माइनस किए, अनरियलाइज गेन हुआ तो पोर्टफोलियो की वैल्यू ऐड हुई, अनरियलाइज लॉस हुआ तो माइनस हुआ, सब कुछ एडजस्टमेंट किया हमने। फिर इसके अलावा हमने रिडेम्पशन किया था, तो रिडेम्पशन में 10 करोड़ यूनिट्स को रिडीम किया 21 के भाव पे, तो 210 करोड़ हमारे बिजनेस से बाहर गया, सो दैट वाज आल्सो डिडक्टेड हियर। ठीक है, डन। फिर लास्ट में नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया, जो कि 240 होगा, नॉट 250। इस बात का विशेष ध्यान रखने का था। डन। चलो बढ़िया, मजा आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 देख करके आपको ख्याल आ जाएगा कि इसको तो कहीं देखेला देखेला है। 1 मिनट का समय लीजिए एंड सी इफ यू हैव एक्चुअली सीन दिस क्वेश्चन। देखा आपने सवाल? डन दोस्तों, देखा है तो आइए बनाते हैं इसको। सवाल देखिए, यहाँ पे मिस्टर जेंटलमैन की कहानी है। म्यूचुअल फंड में इन्होंने इन्वेस्ट किया 3 स्कीम्स में। पहली इन्वेस्टमेंट का नाम है पी, दूसरी का क्यू, तीसरे का आर।
सब में इन्वेस्टमेंट अलग अलग टाइम फ्रेम पे हुआ है। एक इन्वेस्टमेंट हुआ है 1/11/23 में, एक हुआ 1/12/23 में, और भाई साहब ये एक लिखा है इन्होंने 1/3/23। मैं इसको देख के डर गया था एक बार का। क्यों? क्योंकि भाई ये सारे फाइनेंशियल ईयर अगर हम देखें तो एक होने चाहिए ना फाइनेंशियल ईयर। ये 23-24 जैसा लग रहा था, फिर सडनली इन्होंने ये वाली लाइन दे दी 23 में डाले, तब तो ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 नहीं हो जाता क्या? हो जाता है। तो इन्होंने ये गलती करी है, सच में गलती करी है, इनकरेक्ट है ये 2023 नहीं 24 होना चाहिए। एनीवेज जो भी है भैया, हमने इसका ख्याल रखा। यहाँ पे तो हमारे पास में यहाँ पे 3 म्यूचुअल फंड्स हैं, तो सब में कितना कितना टाइम हम इन्वेस्ट किए पहले इसका अंदाजा लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हमने ना नंबर ऑफ डेज वाला सवाल भी किया हुआ, पर यहाँ मंथ से सवाल हुआ है। तो हमारे मंथ्स के हिसाब से अगर हम जाएं तो हमारा नवंबर के बिगनिंग में इन्वेस्टमेंट हो गया, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 5 महीने हम यहाँ इन्वेस्टेड रहे। जब हम यही दिसंबर के बिगनिंग में करें तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 4 महीना इन्वेस्टेड रहे। और मार्च के बिगनिंग में करें तो सिर्फ 1 ही महीने हम इन्वेस्टेड रहे। सो नंबर ऑफ मंथ्स का यहाँ पे ऑब्वियसली लेना देना है। नेक्स्ट हमारा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट था 21.5 के हिसाब से, और हमने टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट किया था 107,500। अब ये देखने वाली बात है कि 107,500 जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो किस रेट पे किया 21.5, और लास्ट में इसकी वैल्यू क्या हो गई 21.4। तो इसकी क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। वो कैसे आएगी 107,500 इंटू करना पड़ेगा 21.4 डिवाइड करना पड़ेगा 21.5। इससे रिजल्ट आ जाएगा, एंड वो रिजल्ट में हम अपना डिविडेंड भी ऐड कर देंगे। तो ध्यान रखो दोस्तों, 2,000 रुपए का डिविडेंड जो आया वो भी ऐड होगा, और ये जो हमारा क्लोजिंग वैल्यू है वो भी ऐड होगा। दोनों को करके देख लेते हैं। सो 107,500 इंटू 21.4 डिवाइडेड बाई 21.5, ये होता है 1,07,000। 1,07,000 प्लस 2,000 होता है 1,09,000, विच यू कैन सी इन द न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में होगा जो आपने इन्वेस्ट किया था, विच इज 1,07,500। बस फिर क्या था, फॉर्मूला लगाया, एंडिंग वैल्यू डिवाइडेड बाई बिगनिंग वैल्यू -1 इंटू 12 बाई n। 12 यहाँ पे एनुअलाइजेशन करने के लिए, एंड n है हमारा नंबर ऑफ मंथ्स, विच इज 5 इन दिस केस। तो बस इसको सॉल्व किया, रिजल्ट आ गया। यही सेम तरीका मैं आपको करवा के दिखाता हूं फॉर आर। ठीक है, तो आर करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। आर में हमारा जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो कैसे आएगा, स्टार्टिंग हुआ 1,00,450 पे, तो 1,00,450 डिवाइडेड बाई 20.5 मल्टीप्लाइड बाई 19.5। तो हमारी वैल्यू आ रही है इन्वेस्टमेंट की 95,550। इसको जब हम ऐड करें डिविडेंड इसमें, तो वो बन जाता है 99,470, जो कि अपने को यहां दिख रहा है, ये रहा 99,470। इसको हम डिवाइड किए विद द इन्वेस्टमेंट दैट वी हैड डन, व्हिच इज 1,04,50 -1 इंटू 12 बाई n। यहाँ पे n है ओनली 1 मंथ, सो इट विल बी 12 बाई 1। रिजल्ट सबके आ चुके हैं 3.35%, 11.7% एंड -11.71% रेस्पेक्टिवली फॉर म्यूचुअल फंड्स P, Q एंड R। क्या ये सवाल भैया किया हुआ था? यस, ये किया हुआ था। इस तरह का सवाल आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में है, हमारे स्टडी मैट में है, जहां तहां के स्टडी मैट में है। एंड देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि अगर आपने कोई स्कैनर वगैरह की प्रैक्टिस करी है तो ये सवाल भी देखा होगा आपने वहां पे भी। वेरी पॉपुलर सवाल, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, जो कि आपको हर कहीं देखने को मिलता है, यहां पे भी देखने को मिल गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11। ना क्वेश्चन नंबर 11 पे मैंने 2 स्टार मार्क किया हुआ है, ठीक है, एंड 2 स्टार मार्क किया है क्योंकि भैया ये अच्छा सवाल है। इस सवाल को मैंने अपनी तरफ से पूरा सॉल्व किया, पर मैं खामखा का आपको परेशान नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये सवाल एग्जैक्टली स्टडी मैट का है, एग्जैक्टली स्टडी मैट का है, विथ नंबर्स स्टडी मैट का है। ठीक है, सो आई हैव डन ऑल द कैलकुलेशंस हियर, और वो कैलकुलेशंस में डिस्कशन एकदम हल्का सा करके निकलूंगा। ठीक है, बहुत परेशान नहीं करूंगा आपको, जैसे आपको एक आइडिया मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए सवाल कैसे सॉल्व होगा। हालांकि ये एकदम कॉपी पेस्टेड सवाल है, हर बार आता है विथ ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर्स ही आ जाता है, तो आपको इसको बस तैयार करना है। आपने इसको स्टडी मैट में भी देखा है, आपने इसको मेरे स्टडी मैट में भी देखा है, आपने इसको पास्ट टर्म पेपर में भी देखा है, आपने इसको सीए फाइनल में भी देखा होगा, और आपने इसको यहाँ पे भी देखा है। ये क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता अगर आपने म्यूचुअल फंड्स कराया तो। सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमने 1/7/2019 में इनिशियली इन्वेस्ट किया 10,000 यूनिट्स 10-10 रुपए करके, यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट किया 1 जुलाई 2019 में, एंड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 1 लाख रुपीज, 10,000 यूनिट्स इंटू 10 रुपीज ईच। अब ध्यान देना, आपने जुलाई में अगर ये इन्वेस्टमेंट किया तो आपकी इन्वेस्टमेंट 9 मंथ्स की हुई है। कितने मंथ्स की हुई है? 9 मंथ्स की। 9 मंथ्स के बाद में 31/3/2020 को आपको डिविडेंड मिला, दैट डिविडेंड वाज 10%। सो योर फेस वैल्यू वाज 1 लाख, 1 लाख का 10% होता है डिविडेंड 10,000, तो आपको 10,000 रुपए का डिविडेंड भी मिल चुका है। कब? 31/3/2020 को। And you also found that your annualized return was 153.33%. Now this is exciting. Annualized yield हमारा आ रहा है 153.33, तो आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं
कि 153.33 तो मेरा रिटर्न आ रहा है साल भर का, तो 9 महीने का रिटर्न कितना होगा? 153.3333 इंटू 9/12, ये रिटर्न होता है 115% का। 115% का, यानी आपने जो शुरुआत में 1 लाख रुपए डाला था वो अब बढ़ करके 2,15,000 हो जाना चाहिए। आपने जो शुरुआत में 1 लाख रुपीज डाला था वो अब बढ़ करके हो जाना चाहिए 2,15,000। इस 2,15,000 में 10,000 रुपीज का तो आपका डिविडेंड ही इन्वॉल्व है, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो हो गया 2,05,000। ये चीज हमने कहां कराई है? यहां बहुत मशक्कत करके ये 2,05,000 पे पहुंचे हम, ठीक है। एंड आई डिड दैट वेरी इजीली स्मार्टली कि भैया 153.33% इज फॉर द एंटायर ईयर, वी हैव डन इन्वेस्टमेंट ओनली फॉर 9 months, so effectively our return is 115%. We invested 1 lakh rupees, that should become 2,15,000, but out of this 10,000 rupees is dividend, so बाकी हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 2,05,000। ये 2,05,000 रुपए को हम डिवाइड करेंगे बाय 10,000 यूनिट्स टू गेट अवर एनएवी वैल्यू विच इज 20.5। Now, why is this value important? ये वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताएगा कि जो डिविडेंड हमारा री इन्वेस्ट हुआ उस पर हमको कितने यूनिट्स मिलेंगे। तो वो हमने कैलकुलेट किया कि भैया हमने 10,000 यूनिट्स आया क्यों नहीं? अच्छा ले लिया, लेकिन यहां कहीं शो नहीं किया क्या? हाँ ऊपर ही शो कर दिया। ये देखो 487.8 यूनिट्स हमको यहाँ पे टोटल मिले। कैसे? हमको 10,000 रुपए का डिविडेंड मिला, हम उस डिविडेंड को लेकर के घर नहीं गए, वी री इन्वेस्टेड दैट डिविडेंड। तो 20.5 के हिसाब से 487.8 यूनिट्स हमको री इशू हो गई, ठीक है। अब हमारे यूनिट्स का काउंट देखना आप, हमारे यूनिट्स पहले से चल रहे थे 10,000, इसमें 487.8 ऐड हो गया है, सो दोनों मिलाकर के हो गया 10,487.8, ठीक है। यूनिट्स इतने हो गए। अब इतने यूनिट्स ऐड होने के बाद में अपने को नेक्स्ट लाइन बोलता है कि 31/12/2021 में आपको फिर से डिविडेंड मिला, दिस डिविडेंड वाज 20%, ठीक है। लेकिन इसके बाद सीधी अगली डेट पे आपको बताया कि आपने अपने सारे यूनिट्स बेच डाले और सारे यूनिट्स थे 11,296.11। नाउ हाउ इज दिस ट्रू? ये कैसे हो सकता है? हमारे तो यूनिट्स थे 10,487.8, वो बढ़ करके 11,296.11 कैसे हो गए? तो जवाब है सर इसके बीच में 1 साल और बीत गया, रैदर 2 साल बीत गए। तो बीच में एक ऐसा मौका आया जब आपको कुछ डिविडेंड मिला था, वो डिविडेंड को आपने री इन्वेस्ट किया होगा, बिकॉज यू हैड री इन्वेस्टेड दैट, तो फिर वो री इन्वेस्टमेंट पे आपको कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स और मिले होंगे। तो उस दिन का एनएवी वेनेवी तो हमको मालूम नहीं, पर हमें डिविडेंड मालूम है। कैसे? हमारे पास टोटल यूनिट्स है 10487.8, करेक्ट। 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करें तो इसका फेस वैल्यू है ये, इंटू 20% उसका डिविडेंड आया होगा। तो ये देखो हमने यहाँ पे डिविडेंड का कैलकुलेशन किया है, डिविडेंड इज इतने यूनिट्स इंटू 10 रुपीज इंटू 20%। इसको हमने डिवाइड किया बाई x विच इज अज्यूम्ड टू बी एनएवी ऑन 2021 एट द एंड ऑफ 2021। सो ये हो गया एनएवी ऑफ 2021। हमने इसको सॉल्व किया इक्वेट करते हुए अपने एंडिंग यूनिट से। सो इतने यूनिट्स हमारे पास थे, इतने यूनिट्स इशू हुए, लास्ट में हमारे पास इतने बचे, तो हमारा उस दिन का एनएवी आ गया 25.95। क्लियर? तो 2021 का भी एनएवी हमारे पास आ गया। दिस इज द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर जिसका एनएवी आ गया। और फिर लास्ट में हमारे पास है इंफॉर्मेशन कि हमारा टोटल एनुअलाइज्ड यील्ड था 73.52। हमारा टोटल एनुअलाइज्ड यील्ड था 73.52। तो वो कितना हो जाता है? तो इसको भी इजीली किया जा सकता है, 73.52% is for 12 months, but we were invested for 33 months. So हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 73.52 divided by 12 into 33. So that turns out to be 202.18%. Correct? 202.18%। तो ये आपका शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट था उसमें आप ऐड कर लो 202.18%, तो आपका टोटल एंडिंग एनएवी आ जाएगा विच विल बी 302,180। ये हमने कैलकुलेशन दूसरे तरीकों से की है बट रिजल्ट सेम ही है। इस पे भी एनएवी आ गया, लास्ट में टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा एनएवी विच इज 26.75। वेरी गुड क्वालिटी सम। एंड इस तरह का सवाल एग्जाम में आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। 2 स्टार पहले से ही मैंने इसको दिया था बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस क्वेश्चन वाज इन योर स्टडी मैट, दिस वाज एवरीवेयर एंड यू शुड हैव डन दिस। ये आपने पक्का तैयारी के दौरान जरूर किया होगा, नहीं किया था तो ये इंपॉर्टेंट मोमेंट है, प्लीज इस सवाल को अच्छे से देख लो। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, अब सीधा एग्जाम में आएगा ये, ठीक है। तो अभी देख लो इसको अच्छे से, ठीक है। चलो परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। वीरू, जॉय, कालिया, गब्बर, गजब गजब नाम है भाई सारे। जॉय कहां से बीच में आ गया?
वो जॉय नहीं है भाई यार, बंगाली लोगों ने बनाया सवाल जय है भाई, जय। ठीक है, वीरू, जय, कालिया और गब्बर। समझ रहे हो जॉय कैसे बोला? अरे आमी बांग्ला। ठीक है, तो 4 इन्वेस्टर्स वीरू, जॉय, कालिया एंड गब्बर have invested equivalent amount of money in different funds in tune with their attitude to risk. Viru prefers to play aggressive. भाई साहब पूरा शोले ही चला रहा है। वीरू एग्रेसिव टाइप का आदमी है और जो जय है वो मॉडरेटली एग्रेसिव है। कालिया जो है वो इन्वेस्ट नहीं करता इक्विटी में 18% से ज्यादा, और गब्बर जो है वो मार्केट मूवमेंट पे भरोसा करता है, यानी वो मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है। तो कौन कहाँ इन्वेस्ट करता है उसका अंदाजा लग गया। सबसे पहले आता है अपना वीरू, वीरू ने इन्वेस्ट किया होगा जहां पूरा इक्विटी है। फिर आता है जय, जय ने इन्वेस्ट किया होगा जहां पे इक्विटी और डेट का मिक्सचर है। फिर आता है अपना कालिया, कालिया ने इन्वेस्ट किया जहां पे इक्विटी सिर्फ 18% है, बाकी डेट है। और फिर आता है गब्बर जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा इन द मार्केट इटसेल्फ। ठीक है, तो हम इन सब का यहाँ पे ट्रेनर रेशियो से अंदाजा लगाएंगे कौन कितना बढ़िया परफॉर्म किया। वाई ट्रेनर? बिकॉज और कोई चारा नहीं है यहाँ पे, आपके पास में रिटर्न है और बीटा है, और रिटर्न और बीटा के आपसी जो कश्मकश है इसको तो फॉलो अप करता है सिर्फ ट्रेनर ही। फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाई बीटा। तो यहाँ पे रिस्क फ्री रेट है 7% का और मार्केट का रिटर्न है 16%। वी हैव टू सॉल्व दिस। तो आप देख सकते हैं हमने सबको सॉल्व किया। जैसे वीरू फॉर इंस्टेंस उसका कमाई है 25.5%, इसमें से हमने माइनस किया रिस्क फ्री रेट विच इज 7%, एंड देन वी डिवाइडेड दिस विद द बीटा ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम विच इज 2। तो इससे आया ट्रेनर का रिजल्ट 9.25। अकॉर्डिंगली वी डिड द कैलकुलेशन फॉर जय, वी डिड द कैलकुलेशन फॉर कालिया एंड गब्बर एज वेल। फिर उसके बाद रैंकिंग कर दी हायर द बेटर के हिसाब से। नथिंग, सवाल में कुछ भी नहीं था, 1 स्टार से ज्यादा डिजर्व नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हैव फ्लोटेड एन इक्विटी बेस्ड फंड स्कीम कॉल्ड डेल्टा क्यूब, द फंड ऑफ विच have invested only in stocks and bonds of infrastructure and construction companies. 60% of the fund value is invested in companies engaged in commercial construction services and 40% in companies engaged in developing residential colonies. अरे भाई कुछ भी बना दिया यार, 60-40 का एक रेशियो मिला है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इधर। अब हमने वो बोलता है बीटा ऑफ रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल वो है जिसमें हमने 40% इन्वेस्ट किया है, तो उसका बीटा है 1.9 एंड कमर्शियल वाले का बीटा है 1.4। कमर्शियल वाला कौन सा हुआ? कमर्शियल वाला हुआ ये वाला 60%। तो हमने यहां जो कैलकुलेशन करा, इज इट राइट? 1.9 इंटू 0.4, 1.4 इंटू 0.6। ओके, ये 1.6 की कैलकुलेशन रॉन्ग है एक्चुअल में, ये 1.9 एंड 1.4 होना चाहिए। ठीक है, लिखते वक्त गलती हुई है यहाँ पे, मैंने अभी समझाते वक्त भी ठीक समझाया आपको, लेकिन लिखते वक्त यहाँ पे जो पहले से लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, रिजल्ट सही लिखा हुआ है 1.6। सो बेसिकली कैलकुलेटर पे किया होगा लेकिन लिखते वक्त उल्टा पुल्टा लिख दिया। मैं फिर बता देता हूं आपको यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे ये हो रहा है कि हमारे पास में रेजिडेंशियल कॉलोनी है, उसमें हमने 40% किया है, और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन में 60% किया है। रेजिडेंशियल वाले का बीटा है 1.9, सो 1.9 में 40% मल्टीप्लाई होगा, एंड देन वी हैव कमर्शियल जिसमें 60% हुआ है, जिसका बीटा है 1.4, तो उस पर 60% होगा। वी डिड द मैथ्स, द रिजल्ट इज 1.60। आगे अपने को बोलता है कि बेंचमार्क यील्ड पे रिटर्न है 11.2, सो दैट इज RM 11.2%, and then we have risk free rate on RBI bonds, so that is risk free rate of 4.25%। क्या चाहिए इनको हमसे? ये हमको बोलता है एसरटेन करो कि हमारा अल्फा कितना आएगा। अल्फा कैसे आएगा भैया? अल्फा निकालने के लिए तो भैया हमको चाहिए एक्चुअल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है ना, तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। ठीक है, सो RF है 4.25, RM है 11.20, RF है 4.25, बीटा है 1.6। सॉल्व करो इसको, 11.2 माइनस 4.25 इंटू 1.6 प्लस 4.25, ये आ रहा है 15.37%। दिस इज अवर एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब अपने को चाहिए अल्फा ना, तो अल्फा के लिए एक्चुअल रिटर्न भी देना चाहिए इनको। देखते हैं आगे क्या दिया है। ओके, इन्होंने आगे बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमको दे दी। हमारा बिगनिंग हुआ है 18.6 पे, करेक्ट, और हमारा NAV जो है वो 17.75 है अप्रैल में जाकर के, यानी एकदम लास्ट में यहाँ पे एंडिंग का NAV भी दे दिया 17.75, एंड ये हमसे एक्चुअल रिटर्न निकलवाना चाहते हैं। अच्छा, फॉर्मूला सब दे दिया है हमको, तो यार मंथ बाई मंथ निकलेगा, यहाँ पे कोई उपाय नहीं है हमारे पास में।
तो मंथ बाय मंथ निकलेगा तो कैसा होगा, हमको फॉर्मूला निकालना होगा एंडिंग एनएवी ऑफ एनी पर्टिकुलर मंथ डिवाइडेड बाय बिगिनिंग एनएवी -1 इंटू 100 एंड इफ देर इज एनी डिविडेंड जैसे कि यहां पे है तो एंडिंग के साथ में आपको डिविडेंड भी ऐड करना होगा। तो जैसे मैं पहले वाले की कैलकुलेशन बताऊं तो पहले वाले की कैलकुलेशन होगी 18.6 माइनस 17.75। अच्छा ये बिगिनिंग है, बिगिनिंग इन अप्रैल, और ये एंडिंग है, क्लोजिंग है। सो 18.6 माइनस 17.75 डिवाइडेड बाई 17.75 इंटू 100। 18.6 माइनस 17.75 डिवाइडेड बाई 17.75। सो ये आ रहा है 4.78 या 79% जो भी 4.79%। सेकेंड वाला कैसे आएगा वो भी मैं आपको शो कर देता हूं। सेकेंड वाला होगा 17.8 प्लस 0.75 माइनस 18.6 जो क्लोजिंग है वो अगली बार का ओपनिंग हो जाता है डिवाइडेड बाई 18.6 इंटू 100। सो दिस विल बी 17.8 प्लस 0.75 माइनस 18.6। ये तो नेगेटिव आ रहा है भैया, दिस इज नेगेटिव। ये आ रहा है -0.27%, -0.27%। ये देखो ये वाला आ गया। अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू द कैलकुलेशंस फॉर ऑल द मंथ्स। करने के बाद में लास्ट में इन्होंने सिंपल एवरेज लगा दिया, कायदे से नहीं लगाना चाहिए, गलत किया इन्होंने। यहाँ ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट होना चाहिए, बट इन्होंने जो कर दिया सो कर दिया, माफ करो इनको। यहाँ पे 12 महीने के रिटर्न्स आ चुके हैं, उन सबको टोटल लगाया, रिटर्न आया 15.5। ऑब्वियसली नाउ वी विल कंपेयर दिस एक्चुअल रिटर्न विद अवर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 15.37%। जो डिफरेंस होगा वो अल्फा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 15.5 माइनस 15.37 तो अल्फा आया 0.13%। अल्फा इज 0.13%। सर क्या इसको 1 स्टार से ज्यादा दें? नहीं, नहीं देना चाहिए। हाँ इसमें थोड़ा कंप्यूटेशनली ज्यादा मैं बोल सकता हूं एडवांस लेवल क्वेश्चन है क्योंकि मैथमेटिक्स ज्यादा इन्वॉल्व है, बट अदरवाइज चैलेंजिंग नहीं है। देयर इज नथिंग दैट कैन एक्चुअली चैलेंज यू, सो उस सेंस में ये ठीक है। आओ जी क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। एन एग्रेसिव म्यूचुअल फंड प्रोमिसेस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 18% एंड पॉसिबल वोलेटिलिटी ऑफ 20%। ऑन दी अदर हैंड एक कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड है जो कि एक्सपेक्टेड रिटर्न बता रहा है 17% का और वोलेटिलिटी बता रहा है 19% का। ठीक है यार, यहाँ पे सीवी निकालना पड़ सकता है आपको ज्यादा। बेसिकली यू हैव गॉट बोथ मीन एज वेल एज एसडी अवेलेबल, तो यहाँ पे आपको सीवी निकालना पड़ सकता है। सीवी का फॉर्मूला होता है एसडी बाई मीन एंड इसका रूल होता है लोअर द बेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने रिटर्न लिया, एसडी लिया, फिर एसडी बाई रिटर्न किया यानी कि सीवी निकाला और फिर रैंकिंग कर दिया। लोअर द बेटर यानी ये लोअर है तो ये बेटर रैंक है एंड सो ऑन। पूछा हमसे क्वेश्चन कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करोगे, तो भैया हम इन्वेस्ट करेंगे उस फंड में जो रैंक 1 हो। सो रैंक 1 है हमारा पहला वाला फंड। पहले वाला फंड का नाम है एग्रेसिव फंड। फिर अपने को बोला कि अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो क्या दोनों में इन्वेस्ट करेगा? द आंसर इज यस, शायद करेंगे ही, दोनों में अच्छे रिटर्न है। फिर बोलता है अगर तुम बोरो करके पैसा लाया है तो किधर इन्वेस्ट करेगा? बोरो करके जब पैसा लेकर के आया है तो यहां पे आपको शार्प रेशियो लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोरोइंग हुई है एक रेट पे, वो रेट हमारी 10% मानी जाएगी, तो यहां पे हम शार्प रेशियो लगाएंगे। फिर भी एग्रेसिव फंड जीत गया। लास्ट में बोलता है कि क्या आप कंसिडर करोगे दोनों ही फंड खरीदने का बोरो करके 10% पे? द आंसर इज यस, बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। अगर एक से ज्यादा फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलेगा एंड दैट कुड बी अ पॉसिबल रिक्वायरमेंट हियर। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, नथिंग मच हियर। हाँ थोड़े से फ्लेवरफुल क्वेश्चंस हैं जिसका अगर आप एक बार ध्यान दे देंगे तो आपका एग्जामिनेशन का तैयारी और अच्छा हो जाएगा। Okay, with that being said, mutual funds also come to an end. This segment comes to an end about approximately हमें 34-35 मिनट्स लगे इस सेगमेंट को करने में। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जाएंगे। अब सीधा नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग अब पोर्टफोलियो डिस्कस करेंगे जो कि 2 अलग अलग मॉड्यूल्स में या यूनिट्स में बांटे हुए हैं इन द वर्कबुक, बट ठीक है हम उसको एक ही बार में एक जगह ही कर लेंगे। अभी के लिए म्यूचुअल फंड्स होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। हाँ जी, शुरुआत करते हैं एक और सेगमेंट की। इस सेगमेंट में हम लोग पोर्टफोलियो को भी डिस्कस करेंगे और एपीटी को भी डिस्कस करेंगे। इंस्टीट्यूट ने वर्कबुक में इन दोनों को अलग अलग यूनिट्स बोल करके इंट्रोड्यूस किया है। हम इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने इसको पढ़ते वक्त पोर्टफोलियो के नाम से ही पढ़ा है सब कुछ को। हमने अलग से आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से एक चैप्टर इंट्रोड्यूस किया था। सो दिस इज पोर्टफोलियो फॉर अस। देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, बट क्वेश्चंस छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं तो फटाफट हो जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन हमको यहाँ दिख रहा है मर्करी होल्डिंग्स लिमिटेड का, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसने इन्वेस्टमेंट किया इक्विटी शेयर्स ऑफ अ ब्लू चिप कंपनी, रिस्क फ्री रेट है 10% का, मार्केट पोर्टफोलियो पे 16%, बीटा दिया हुआ 1.5। वी नो वेयर दिस इज गोइंग, ये हमको लेके जा रहा है कि भैया एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो एज पर CAPM, सो दैट विल बी 10 प्लस 16 माइनस 10 इंटू 1.5, तो ये आ रहा है 19%, 19%। लो जी आ गया। फिर अगला बोलता है मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है ये बताओ। मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है RM माइनस RF, सो वो हो रहा है 6%, 16 माइनस 10 6% होगा। एंड रिस्क प्रीमियम ऑन द सिक्योरिटी पूछ रहा है, तो रिस्क प्रीमियम ऑन द सिक्योरिटी होगा 19 माइनस 10 यानी कि 9%। सो बेसिकली होता है क्या समझो, जो अपना मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है वो होता है RM माइनस RF, और जो सिक्योरिटी पे रिस्क प्रीमियम होता है वो होता है RM माइनस RF इंटू बीटा। तो इन दोनों चीजों को इसने पूछा है, अच्छा बात है। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज ऑब्वियसली एग्रेसिव, जिसका भी बीटा 1 से ऊपर होता है वो एग्रेसिव ही होता है। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इजी, 1 स्टार, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। We have got standard deviation given for A, standard deviation given for M, we have got कोरिलेशन कोएफिशिएंट गिवन फॉर A एंड M। हमको ये लोग पूछ रहे हैं बीटा कैलकुलेट करो, तो फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आपका काम हो गया। बीटा इज इक्वल टू R इंटू सिग्मा A बाई सिग्मा M, दिस इज द फॉर्मूला। सो R इज 0.72, सिग्मा A इज 12 एंड सिग्मा M इज 9। जस्ट डू द मैथ्स, रिजल्ट आ रहा है 0.96, दैट इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। मिस्टर सब जनता owns a portfolio equally invested in risk free security and 2 stocks। तो एक तो आपने रिस्क फ्री में इन्वेस्ट किया है और इसके अलावा एक स्टॉक 1 में किया है, एक स्टॉक 2 में किया है। फिर बोलता है इफ वन ऑफ द स्टॉक्स हैज अ बीटा ऑफ 0.8, अगर इसका 0.8 बीटा है तो पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो मार्केट के बराबर है, यानी पूरे पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो 1 है, ठीक है। सो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 1, ठीक है। रिस्क फ्री रेट पे तो बीटा कुछ नहीं होता, तो इट इज 0। तो अपने को तीसरे वाले का पूछा कि बता तीसरे वाले का क्या होगा। तो भाई बहुत सिंपल है, इफ 0 प्लस 0.8 प्लस x डिवाइड बाई 3, इफ दिस इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 3 माइनस 0.8 दैट इज 2.2। तो ये यहाँ पे हमने सॉल्व भी किया हुआ है। तो ये तीसरे वाले स्टॉक का अपने को बीटा पूछा है, फेयरली इजी टू डू। अच्छा, तीनों में इक्वल इन्वेस्टमेंट किया है इसीलिए हमने तीनों का एक सिंपल एवरेज कर लिया। अगर तीनों में इक्वल इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो वेटेड एवरेज करते हम, ठीक है। बट दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एवरेज करना था। सो 0 प्लस 0.8 प्लस x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। 1 कैसे आया, क्योंकि पोर्टफोलियो इज एज रिस्की एज द मार्केट, सो इफ मार्केट इज हैज अ बीटा ऑफ 1 देन द पोर्टफोलियो शुड हैव अ बीटा ऑफ 1 एज वेल। फेयरली इजी। क्वेश्चन नंबर 3 1 स्टार। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। द बीटा कोएफिशिएंट ऑफ द टारगेट कंपनी इज 1.4। द कंपनी हैव बीन मेंटेनिंग 8% ग्रोथ रेट इन डिविडेंड्स एंड अर्निंग्स। द लास्ट डिविडेंड वाज 4 रुपीज। सो ये देखो ये आ गया D0 है 4 रुपए का, यहाँ पे बीटा आ गया 1.4 का, एंड यहाँ पे अपने को 8% शायद ग्रोथ रेट हो, क्या मालूम, शायद ग्रोथ रेट हो यहाँ पे। रिटर्न ऑन GOI सिक्योरिटीज यानी रिस्क फ्री रेट टर्न्स आउट टू बी 10%। रिटर्न ऑन द मार्केट यानी RM टर्न्स आउट टू बी 15%। आपने बोलता है करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर ऑफ द कंपनी इज 36, ठीक है। तो आपने वो सबसे पहले निकालना अपने हिसाब से क्या सही वैल्यू होना चाहिए, फिर 36 के अगेंस्ट कंपेयर करके बताएंगे ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल रहे हैं KE निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। सो RF है हमारे पास 10, RM है 15, RF है 10 और बीटा है 1.4। सॉल्व करने पे ये 17% आ रहा है। 17% हमारा KE है, ग्रोथ रेट है हमारा 8%। तो बस हमने इसको सॉल्व किया, 4 इंटू 1.08 डिवाइडेड बाई 0.17 माइनस 0.08। वी विल सॉल्व दिस, वी विल गेट द रिजल्ट आ रहा है 48। अब एक ऐसा शेयर जिसका हिसाब से 48 रुपीज का इंट्रिंसिक वैल्यू बनता है वो मिल रहा है 36 में, क्या आप इसे महंगा मानते हो कि सस्ता? सोचो, 48 दाम होना चाहिए, 36 का मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। सो दिस इज अंडर वैल्यूड, द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड एंड वी शुड बी बाइंग दिस। क्लियर? परफेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट होगा यार, यहाँ पे सवाल छोटे छोटे सवाल है, बड़े आराम से हो जाएंगे। एन इन्वेस्टर मिस्टर जगन्नाथ तर, भाई नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, ठीक है, इज होल्डिंग 1000 शेयर्स of superb and unbelievable memory limited, ठीक है, okay. Presently the rate of dividend by the company is 2 rupees per share and the share is being sold for 25 rupees in the market.
ठीक है, हेयर आर अदर सेवरल फैक्टर्स लाइकली टू चेंज। ठीक है ठीक है, तो बेसिकली अभी क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है इसका D0 चल रहा है 2 रुपीज करके और इसका प्राइस चल रहा है 25 रुपीज करके। अब बोलता है एग्जिस्टिंग सेटअप ये है और रिवाइज सेटअप ये है। तो एग्जिस्टिंग में रिस्क रेट है 12%, मार्केट रिस्क प्रीमियम है यानी RM माइनस RF चला के दिया है, दैट इज 6%, बीटा है 1.4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा KE आ रहा है 20.4। हाउ कम? वेरी सिंपल, 6 इंटू 1.4 होता है 8.4, 8.4 प्लस 12 होता है 20.4। सो KE टर्न्स आउट टू बी 20.4 एंड ग्रोथ रेट इज 5%। तो हम इस पे सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो रिजल्ट आ रहा है हमारा कितना, 13.64। रिजल्ट इज 13.64, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है 13.64, जबकि मार्केट में ये 25 रुपए में बिक रहा है। तो एग्जिस्टिंग सिनेरियो में हम इसको बोलेंगे ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड। पर यही रिवाइज्ड सिनेरियो में क्या होगा, रिवाइज सिनेरियो में रिस्क रेट है 10%, RM माइनस RF है 4%, बीटा है 1.25, तो यहां पे अपना KE आ रहा है 15%। हाउ कम? 4 इंटू 1.25 इज 5%, 5% प्लस 10% इज 15%। So our KE turns out to be 15% here and growth rate is 9%. तो यही होगा 2 into 1.09 divided by 0.15 minus 0.09। सॉल्व करने पे आ रहा है 36.33। दिस व्हेन कंपेयर्ड विद 25 रुपीज, तो ये स्टॉक हो जाता है अंडर वैल्यूड, यानी सस्ता हो जाता है। तो एक बार ओवर वैल्यूड, एक बार अंडर वैल्यूड। 13.64 एंड 36.33, एक बार ओवर वैल्यूड है, एक बार अंडर वैल्यूड है। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6। अब मुझे बार बार बोलना नहीं पड़े, हालांकि मैं बोल तो बार बार ही रहा हूं। आपको कोई भी सवाल में मुझसे ज्यादा समय लेना है तो आप बिंदास लो। मैं यार रिव्यू कराने बैठा हूं एंड जाहिर सी बात है, मेरे को फर्क पड़ता है इस बात से कि जो बच्चा एग्जाम रेडी है, ठीक है, और बहुत मेहनत करी है उसने, मैं उसके लेवल पे ही तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि दैट इज द जेन्युइन थिंग ना। मैं वही सोचूंगा कि हर बच्चा प्रिपेयर कर चुका है अच्छे से, तो अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर किए हो तो मैं आपका कम से कम समय में पूरा वर्कबुक रिव्यू करवाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से इस वर्कबुक में कुछ खास नहीं है। देख के जाओगे तो ऑब्वियसली एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने किया हुआ है इसको, बट इस पर बहुत ज्यादा समय ना लगे इसका, इसीलिए मैं अपनी स्पीड में, एक अच्छे स्पीड में करवा रहा हूँ कि ये कैसे बनता है। देखो ये इसको ऐसे मैच करा लो, ये करा लो, वो करा लो, आंसर आ जाएगा। तो मेरा तरीका थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड वाला ही रहेगा, क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको चीजें आती है। जस्ट इन केस आपको मेरे से ज्यादा समय लग रहा है एंड यू वांट टू गिव दैट मच टाइम, तो प्लीज पॉज करते जाइए वीडियो को, बीच बीच में वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल खुद से इंटरप्रेट कीजिए, बनाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉन्ट टू कीप दिस एंटायर सेशन शॉर्ट, तो ऑब्वियसली मैं बाउंड हूं विथ टाइमिंग, बट आप बाउंड नहीं हो, तो आप पॉज कर करके इसको देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य वाह गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टॉक LNM। भैया अब आ गया अपना स्टैटिस्टिक्स वाला पूरा एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास L का इंफॉर्मेशन है, M का इंफॉर्मेशन है। L का दो डेटा है हमारे पास 12 एंड 18 एंड M का दो डेटा है 14 एंड 13। जाहिर सी बात है इसका हमको एवरेज निकालना पड़ेगा। इसका एवरेज आएगा 12 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आ रहा है 15, एंड यहाँ पे 14 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है 13। करेक्ट, ये आ गया। फिर उसके बाद अपने वो बोलता है कि बताओ तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है पोर्टफोलियो में, अगर तुम 60% इन्वेस्ट करते हो L में एंड 40% इन्वेस्ट करते हो M में। तो भैया 60% अगर हम इन्वेस्ट करते हैं L में तो इंटू 15 प्लस 40% अगर हम इन्वेस्ट करते हैं M में जो कि है इंटू 13%, तो ये आ रहा है 60 इंटू 0.15 M प्लस 40 इंटू 14.2% आ रहा है ये 14.2%। लेट्स चेक इफ द रिजल्ट इज 14.2। लो जी 14.2 है करेक्ट हमारा ए नंबर। नंबर 2 बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो दोनों स्टॉक्स के। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता है तो बड़े आराम से हो जाएगा। फॉर्मूला होता है XI माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। करेक्ट, यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं है तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। इफ यू डू अंडर रूट ऑफ दिस बिकम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अच्छा समेशन तो किया ही नहीं भाई, गजब काम कर रहे हैं हम। मैं फिर से फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, ध्यान देना। हम सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे XI माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, फिर उसका हम समेशन करेंगे, समेशन करने के बाद हम उसको डिवाइड बाई n करेंगे, फिर उसका अंडर रूट करेंगे। इतना सब कुछ करने के बाद में आएगा हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन।
ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी हमने शुरुआत भी कर दी, कॉलम्स बना दिए, कॉलम्स का टोटल लगा दिया, टोटल करके एवरेज कर दिया, एवरेज करके हमने स्क्वायर रूट भी कर दिया, करने पे स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। नेक्स्ट होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने का तरीका भी है हमारे पास में। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले कोवेरियंस। तो जो कोवेरियंस होता है उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन वाई आई माइनस वाई मीन डिवाइडेड बाई एन। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कोवेरियंस आएगा, और फिर कोवेरियंस को दोनों अपने अपने स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर डिवाइड कर देते हैं तो वो आ जाता है कोरिलेशनशिप। करेक्ट, हम यहाँ पे यही देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कोवेरियंस हमने निकाला है, कोवेरियंस को जब डिवाइड किया दोनों के सिग्मा के मल्टीप्लीकेशन से तो आ गया कोरिलेशनशिप। दीज आर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस। इसमें कितना भी मैं बता दूं कोई फायदा नहीं है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से कैलकुलेट कीजिए अगर करना है तो, नहीं करना तो बात ही खत्म, पर करना है तो प्लीज कैलकुलेशन कीजिए। आगे, what is the portfolio risk of the portfolio if it is made of 60% of L and 40% of M? यहां पे फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो या फिर वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू WL सिग्मा L होल स्क्वायर प्लस WM सिग्मा M होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू WL WM एंड कोवेरियंस ऑफ LM। हम कोवेरियंस ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो उससे आ जाएगा। क्लियर? सो ये हो जाएगा 0.60 इंटू, चलो जो भी है वो आ जाएगा यार, कैलकुलेशन हो जाएगी, दैट इज नॉट डिफिकल्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह जो भी हमने निकाला है वो यूज करते जाओ, आ जाएगा ऐसा। ठीक है, ऑल द स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस कैन बी डन इफ यू आर एबल टू डू ओनली दीज 3 कॉलम्स। अगर आप ये 3 कॉलम बनाना जानते हैं आपका सारा कैलकुलेशन हो जाएगा इन्हीं के बेसिस पे। तो ये 3 कॉलम बनाना आना चाहिए। मैं इसको 1 स्टार ही रेट कर रहा हूं बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट एट ऑल इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग। बहुत सिंपल है, मेरे हिसाब से बनना चाहिए, बात बाकी बना पाए नहीं बना पाए वो आपके ऊपर में है, पर मेरे हिसाब से बनना चाहिए, इसीलिए 1 स्टार है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। एकदम सिमिलर स्टैंड्स, एकदम सिमिलर चीज है, बस फर्क इतना आ गया कि 2 की जगह 3 डेटा दिया हुआ है। नो प्रोबेबिलिटी इज गिवन, इट इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी विल स्किप। हालांकि मैंने इसको अपनी तरफ से पूरा सॉल्व किया हुआ है। इफ यू वांट टू सी हाउ दिस विल बी सॉल्व्ड यू कैन सी दिस। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को बोल रहा है दैट देयर इज अ स्टॉक जिस पे रिटर्न है 15% का और फिर उसका वेरिएंस है 16% का। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका आ रहा है 4। फिर दूसरा स्टॉक है रिटर्न है 18% का, वेरिएंस है 25% का, तो उस पे स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 5। और फिर इन दोनों के बीच के कोरिलेशन कोएफिशिएंट को दिया हुआ है विच इज 0.6। अपने को बोलता है अपने दोनों में 50-50% इन्वेस्ट करेंगे और पोर्टफोलियो रिस्क है 4 का। क्या हो रहा है ये? द पोर्टफोलियो रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ पोर्टफोलियो ऑफ 50% इन ईच एसेट इज 4। ठीक है, तो बोल रहा है दोनों का मिला के जो पोर्टफोलियो का रिस्क आ रहा है वो आ रहा है 4। चलो ठीक है, जो बोल दिया मान लेते हैं एक बार। फिर बोलता है डिटरमाइन करो कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट विल बी नेसेसरी टू रिड्यूस द लेवल ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क बाय 75%। सो बेसिकली आपका अभी पोर्टफोलियो रिस्क चल रहा है 4 का, अगर इसको आप 75% से रिड्यूस करना चाहते हैं तब तो आप इसको 1 करना चाहते हैं, तो 1 लाने के लिए आर का वैल्यू क्या होना चाहिए ये हमको पता करना है। क्लियर? तो बहुत सिंपल है यार, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, वेट्स भी हमारे पास है, आधा आधा वेट्स है दोनों का। करेक्ट, सो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान देना। 0.5 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू कोरिलेशन। दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारा अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो फिर वेरिएंस भी 1 होगा। अब इसको सॉल्व करना है। सो दिस इज 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, दिस इज 2.5, सो 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25 एंड ये हो रहा है 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4 इंटू 5 10R, दिस इज इक्वल टू 1 और 10R इज इक्वल टू 9 minus 9.25, R is equal to minus 9.25 divided by 10 minus 0.93 पकड़ लो आप। R is equal to minus 0.93। अब हमने सही किया गलत किया वो वक्त बताएगा। अरे भाई भाई एकदम सही किया हमने 0.925।
आप राउंड ऑफ नहीं भी करते तो 9 to 5 लिखते। तो हाँ भाई आ गया, सॉल्व करने से रिजल्ट आ गया। ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया होता पोर्टफोलियो, सो वो आ गया हमारा यहाँ पे रिजल्ट। फिर बोलता है एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकाल लो अगर इक्वली वेटेड पोर्टफोलियो तो वो तो बहुत आसान है, दोनों का एवरेज कर दीजिए। 15 एंड 18 का एवरेज करेंगे तो रिजल्ट आएगा 16.5। डन, खत्म। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं दोस्तों। मैंगो ट्री लिमिटेड has been specially formed to undertake two investment opportunities. The risk and return characteristics of the two projects are as follows. So mean is given and also standard deviation is given. ठीक है। The company plans to invest 80% in project A and 20% in project B. So 80% investment here, 20% investment here. The directors believe that the correlation between the two projects is 1. अरे यार बार बार एक ही काम करवा रहा है, कुछ भी नहीं है इसमें। अपने वो सबसे पहले बोल रहा है रिटर्न निकालो, तो रिटर्न तो वेटेड एवरेज आ जाएगा 80% इंटू 12 प्लस 20% इंटू 20, सो 2.4 एंड इधर आ रहा है 9.6, 12% आना चाहिए। सॉरी थोड़ा ज्यादा तेजी से कर दिया ना, धीरे धीरे करते तो ठीक होता। 12 इंटू 0.8 एंड 20 इंटू 0.2, 13.6 आ गया। ठीक है, सॉरी ज्यादा ही तेजी से कर दिए। फिर आ गया रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो में स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कुछ भी निकालना है अपने को, सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाने का है और कोरिलेशन भी दिया हुआ है तो काम हो जाएगा। फिर लास्ट अपने को बोलता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर दोनों का -1 होगा तो जीरो रिस्क पोर्टफोलियो, हाउ शुड द कंपनी इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू मेक अ जीरो रिस्क पोर्टफोलियो। ये इंटरेस्टिंग है, अच्छा सवाल है। देखो भाई समझो, दोनों का क्या वेट होगा ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हम पहला इक्वेशन बना लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये क्या है, x इज द वेट ऑफ फर्स्ट स्टॉक, y इज द वेट ऑफ सेकेंड स्टॉक। दोनों का वेट मिलाते हैं तो 1 होना चाहिए। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरे इक्वेशन के हिसाब से अपने को जीरो रिस्क ले जाने का है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। सो वेरिएंस के फॉर्मूले में क्या होता है, वेट ऑफ द फर्स्ट स्टॉक इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट स्टॉक। सो ये होगा 3x का स्क्वायर। कैसे आया 3x भाई, फॉर्मूला हम लिख रहे हैं WA सिग्मा A। सो मेरा WA है x एंड सिग्मा A है 3। ये देखो 3 यहां से लिया, सो ये हो गया 3x का स्क्वायर। फिर दूसरे केस में ये हो जाएगा 7y का स्क्वायर। नाइस, 7y का स्क्वायर दूसरे केस में। फिर ये हो जाएगा 2 इंटू x इंटू वाई इंटू 3 इंटू 7 -1। ठीक है, इंटू -1, द इंटू -1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ रहा है 3x स्क्वायर, सॉरी ये आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 2xy या फिर -42xy। पर इसमें ज्यादा टेंशन लेने का दरकार नहीं है, ये सॉल्व करने पे अच्छा वैल्यू आएगा। द अच्छा वैल्यू इज 3x माइनस 7y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 7y, ये इक्वेशन निकल गया हमारा। 3x इज इक्वल टू 7y। क्लियर? और x इज इक्वल टू 7y बाई 3। x इज इक्वल टू 7y/3। अब ये कैसे है फिर से समझा देता हूं। यहां तक का इक्वेशन क्लियर था। अब इस इक्वेशन में अगर आप नोटिस करोगे देन दिस इज टेकिंग शेप ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला। सो दिस इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे हमको तो ये याद ही नहीं आ रहा है। अब नहीं याद आ रहा तो मैं क्या करूं, ये तो बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी होल स्क्वायर। मैंने वही चीज को यहाँ पे लिखा, फिर स्क्वायर हटा दिया, फिर इक्वल कर दिया दोनों को, मतलब एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, और फिर x का वैल्यू लिखा 7y/3। अब हमको पहला इक्वेशन मालूम है विच इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो उसके हिसाब से 7y/3 प्लस y इज इक्वल टू 1 और 7y प्लस 3y/3 इज इक्वल टू 1 और 10y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0.3। लो जी भैया, y आ गया 0.3, x आ गया 0.7। पूरा सॉल्व करके दिखाया मैंने, ऐसा नहीं है कोई शॉर्टकट लिया है, पूरा इक्वेशन बना करके अच्छे से समझाया कैसे क्या हो रहा है। आप चाहे तो आराम से चेक कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कैसे क्या किया हमने?
So again, a good question. Question number C was a very good question. Equation बना करके solve हुआ, but still I cannot give more than 1 star. मेरे हिसाब से अभी भी कुछ भी डिफिकल्टी लेवल नहीं है, परेशान नहीं हुए हम लोग कहीं पे भी, तो ये इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करता है। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को बोल रहा है कि युवराज होल्ड्स द फॉलोइंग सिक्योरिटीज, जिसका एक्स वाई जेड और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया इसने, इनका कितना कितना खर्चा, क्या क्या इन्वेस्ट किया वो बताया है, किसमें क्या डिविडेंड या इंटरेस्ट आ रहा है वो बताया, लास्ट में इसका क्या मार्केट वैल्यू है वो बताया है, फिर इनका बीटा बीटा सब ये सब भी बताया है। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान देना, अपने को यहाँ पे रिस्क रेट दिया हुआ है 10%, पर आरएम नहीं दिया। इस तरह के सवाल की खास बात ये होती है कि जो आपका टोटल पोर्टफोलियो का रिटर्न है ना, उसी को मार्केट का रिटर्न माना जाता है। इस तरह के सवाल हमने क्लास में किए हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल रिटर्न कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, हमारा 73,000 एंडिंग मार्केट प्राइस है, 5,800 का हमको डिविडेंड और इंटरेस्ट मिलके मिला है, और 68,000 हमने शुरुआत में इन्वेस्ट किया था। तो बस इसको आप सॉल्व कर लो, रिजल्ट आ जाएगा 73,000 प्लस 5,800 माइनस 68,000 डिवाइडेड बाई 68,000, रिजल्ट आ रहा है 15.88%। सो ये हो गया हमारा आरएम। अवर आरएम इज 15.88। तो बस अब सवाल में क्या चीज का इंतजार है, अपने को यहाँ पे आरएफ मिल चुका है, आरएफ इज 10%, आरएम इज 15.88, हमारे पास बीटा बीटा सब कुछ है, ये हमको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो सभी स्टॉक्स का एज पर सीएपीएम। निकाल देंगे यार, कौन सा मुश्किल है। सो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, आरएफ के जगह पे हमने ले लिया 10, आरएम के जगह हमने ले लिया 15.8, तो ये हो गया 5.88, बेसिकली 15.88 माइनस 10, 5.88 इंटू बीटा। तो जो भी बीटा का वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में डालते जाओ, रिजल्ट पाते जाओ। हमने सारे रिजल्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट कर रखे हैं। फिर लास्ट में अपने वो बोलता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो बताओ। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो में मैंने लिखा है इनकरेक्ट सॉल्यूशन, इन्होंने कुछ किया है, तो इन्होंने क्या बतंगड़ किया है जरा चेक करें। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, इन्होंने सिंपल एवरेज लगा दिया। मैंने यहां लिखा है हा 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 हा। क्यों सिंपल एवरेज लगाया भाई, तुम्हारा सबका अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, सब क्लियरली समझ में आ रहा है। एक्स में 8,000 लगाया, वाई में 10,000 लगाया, जेड में 16,000 लगाया, बॉन्ड्स में 34,000 लगाया। जब सब में अलग अलग इन्वेस्टमेंट है तो सबको तुमने कैसे मान लिया कि सब इक्वली वेटेड है। इक्वली वेटेड होने पे ही आप सिंपल एवरेज कर सकते हैं। इन्होंने सिंपल एवरेज करके बहुत बड़ा दुस्साहस किया है, इनकरेक्ट सॉल्यूशन है मेरी तरफ से, पर हम क्या करें, हम सही करने जाएंगे तो हमारा एग्जाम में मार्क्स काट लेंगे ये लोग। बट ये सरासर गलत है, पर मैं गलत आपको सिखा नहीं सकता। सो प्लीज क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 से मुझे एक्सक्यूज करें। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट, एकदम पक्का बात है, सिंपल एवरेज नहीं होना चाहिए था, दिस शुड हैव बीन डन ऑन अ वेटेड एवरेज बेसिस। एनीवेज आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेमन एंड मैंगो लिमिटेड हैव द फॉलोइंग रिस्क एंड रिटर्न। तो ये हो गया लेमन, ये हो गया मैंगो, दोनों का रिटर्न दिया हुआ है, दोनों का रिस्क दिया हुआ है। अपने को बोलता है कंप्यूट करो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लेमन एंड मैंगो टू मिनिमाइज द रिस्क। सवाल में अपने को को रिलेशन भी दिया है, अब ध्यान रखना को रिलेशन जो दिया है उसे काम नहीं होगा, हमको कोवेरियंस चाहिए। सो कोवेरियंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस बाई बोथ सिग्मा होता है, तो आर आता है। तो ऐसे में आर इंटू बोथ सिग्मा विल गिव यू कोवेरियंस। सो आर है -1, एक सिग्मा 18, एक है 15, सो 18 इंटू 15 इंटू -1, सो -270 कोवेरियंस एकदम ठीक आया है। बाद बाकी क्या करना है, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो वाला फॉर्मूला लगाना है। सो इफ यू नीड वेट फॉर एल, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, देखा हुआ होना भी चाहिए, सिग्मा स्क्वायर ऑफ एम माइनस कोवेरियंस ऑफ एल एम डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर ऑफ एल प्लस सिग्मा स्क्वायर ऑफ एम माइनस 2 कोवेरियंस ऑफ एल एम। तो ये सॉल्व करने पे रिजल्ट आ रहा है 0.45, यानी कि लेमन का वेटेज है 45% एंड मैंगो का वेटेज है 55%। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस डन एज पर दिस स्टैंडर्ड इवन इन अवर क्लास एज वेल, तो वो आपको एक बार देख लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में अपने को बोल रहा है दैट देयर इज अ कंपनी नोन एज हाहा एंड देयर इज अ कंपनी नोन एज ही इन द मुंबई सेंसेक्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अपने को दिया हुआ है, इसमें अपने को सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करना है, और फिर अपने को बताना है कि अगर हम इक्वल इन्वेस्टमेंट करें इन दोनों में तो पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा। नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल। इस केस में आप देख सकते हैं वेरियंस इज गिवन फॉर बोथ द स्टॉक्स। वेट अ मिनट, दिस इज वेरियंस, ठीक है, एंड ऑल्सो सेंसेक्स, सो दिस इज सिग्मा एम का होल स्क्वायर। तो ये वेरियंस दिया हुआ है, इस बात का ध्यान देना, यानी सिग्मा, अब मैं नाम ही कैसे लिखूं, हाहा लिखूं क्या, सिग्मा हाहा स्क्वायर, ठीक है,
एंड सिग्मा ही स्क्वायर का वैल्यू है 6.3 एंड 5.86 रेस्पेक्टिवली। फिर बीटा भी दिया हुआ है। अब बीटा दिया हुआ है तो फिर इसके मदद से आप सिस्टमैटिक रिस्क निकाल सकते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला होता है बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। सो बीटा जो दिया हुआ है उसको स्क्वायर कीजिए और फिर सिग्मा एम स्क्वायर जो कि 2.25 है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। ये करने पे आपके पास सिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा। सिस्टमैटिक रिस्क की वैल्यू को आप अपने वेरिएंस में से माइनस कीजिए तो आपके पास अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा। फेयरली इजी टू डू, इससे ज्यादा डिफिकल्ट सवाल हमने क्लास में बनाए हुए हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इजी। फिर लास्ट में सेकंड नंबर में आता है कि भैया अपने को पोर्टफोलियो का भी यहां पे बताना है कि क्या रिस्क वगैरह आएगा। तो उसके लिए कोरिलेशन इज ऑलरेडी गिवन। सो इफ कोरिलेशन इज ऑलरेडी गिवन, आई थिंक वी कैन डू दिस। इक्वल वेटेड बोला ना तो हो जाएगा आराम से। ये देखो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। सो यहां पे फॉर्मूला लगा WA सिग्मा A होल स्क्वायर प्लस WB सिग्मा B होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू WA WB सिग्मा A सिग्मा B कोरिलेशन ऑफ AB। ये फॉर्मूला लगाइए, रिजल्ट आ जाएगा। वेरी इजी, डन। एंड ऑब्वियसली ये जो फॉर्मूला आता है ये आता है वेरिएंस का, इसको अंडर रूट करने पे स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। इतनी बातों का ख्याल रखना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 12 इज डन। चलो विद क्वेश्चन नंबर 12 पोर्टफोलियो का फर्स्ट पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अच्छी बात है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो इज कंप्लीट। वी आर जंपिंग ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो, जिसको ये लोग एसेट प्राइसिंग थ्योरी के हिसाब से एक अलग यूनिट में डाल रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है मिस्टर इनोसेंट हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ 6,75,000 विद अ वैल्यू ऑफ बीटा ऑफ 1.32। द डिजायर्ड लेवल ऑफ बीटा इज 1.95, यानी बीटा को बढ़ाने का मन है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी टू बी सोल्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क टू द डिजायर्ड लेवल। अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया भैया। ज्यादा कैसे हो गया? ज्यादा ऐसे हो गया कि यार वैल्यू ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी को हमको बेचना है। ठीक है, बेचना है इसका मतलब एक तरह से बोरो करना होगा, वो सही रहेगा। करेक्ट। तो हमको कितने रुपए का यहाँ पे बोरोइंग करना पड़ेगा, तो ये शायद एक क्वेश्चन होना चाहिए इसका। तो इसीलिए मैंने लिखा क्वेश्चन नॉट एक्सप्लेन्ड अप्रोप्रिएटली। अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, बट फिर भी इन्होंने जो समझाने की चेष्टा किया वो मैं बताता हूँ। 6,75,000 को हमको बीटा को लेके जाना है 1.95, ये अभी है 1.32। करेक्ट। अच्छा, इन्होंने तो माइनस करके शो किया है क्या? देखते हैं। नहीं यार, इन्होंने तो कुछ भी अलग अलग तरह से सॉल्व किया है इसको। इसको किया है 1.95 माइनस 1.32 इंटू 6,75,000 425 250 आया है। कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है कुछ समझ में नहीं आया है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर में भले ही 1 स्टार है क्योंकि बहुत लल्लू सा दिख रहा है, बट समझ में कुछ नहीं आया कि इन्होंने किया क्या है यहाँ पे। ठीक है, सो मेरी तरफ से क्वेश्चन नॉट एक्सप्लेन प्रॉपर्ली या अप्रोप्रिएटली, एंड आई एम जस्ट लिविंग दिस क्वेश्चन क्योंकि अपन के समझ में तो आया नहीं। और जितना इजी एटीट्यूड के साथ मैं इसको छोड़ रहा हूँ, उतने इजी एटीट्यूड के साथ प्लीज आप भी छोड़िए। टेंशन मत लीजिए इस तरह के बेकार सवालों का। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इज 12, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो इज 9 एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज आल्सो गिवन। दे आर आस्किंग अस बीटा। If you know the formula, you know the formula. Correct. Formula is R into sigma S by sigma M. You have to just apply the formula. Result आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें भी गलतियां की है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इनकरेक्ट सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे बोला है देयर इज अ प्रोजेक्ट विच कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 300 lakhs एंड 12% डिवेंचर्स या डेट ऑफ 200 lakhs। सो दोनों का आपसी रेशियो है 3:2 का। इक्विटी बीटा है 1.6, डेट बीटा है 1.5 का, और 35% टैक्स रेट भी दिया हुआ है। तो बोलता है प्रोजेक्ट बीटा कितना होगा। तो यहाँ प्रोजेक्ट बीटा निकालने का एक तरीका हो सकता है, वो तरीका ये है कि 3/5 विच इज द वेट ऑफ इक्विटी, इसको हम इक्विटी बीटा से मल्टीप्लाई करें, एंड जो हमारा वेट ऑफ डेट है विच इज 2/5 उसको हम वेट ऑफ डेट से मल्टीप्लाई करें या फिर बीटा ऑफ डेट से मल्टीप्लाई करें, और आफ्टर टैक्स ट्रीटमेंट भी चलो कर दे, कोई बात नहीं। तो यहां तक समझ में आता है, ये रिजल्ट समझ में आता है। लेकिन इन्होंने जो किया है यहाँ पे ये पूरा ही गुड़ गोबर है। इन्होंने डेट को इंटू 1 माइनस टी किया है, डेट इंटू 1 माइनस टी, जिसकी वजह से इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं 1.45, जो कि बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग है, एंड मेरे हिसाब से ये पूरा सॉल्यूशन ही इनकरेक्ट है। एट मैक्स वी कैन गो विद दिस सॉल्यूशन, इसके अलावा और कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज श्रीमान क्वेश्चन मार्क
श्रीमान क्वेश्चन मार्क हैज इन्वेस्टेड 20 lakhs इन 4 सिक्योरिटीज। भाई हंसी आ जाए ऐसा सवाल तुमने बनाया है। ठीक है, ये इन्वेस्टेड कहाँ कहाँ है, स्टॉक ए बी सी और डी में इन्वेस्टेड है। कितना कितना इन्वेस्टेड है वो हमें बता दिया गया है। टोटल इन्वेस्टमेंट 20 lakhs का है, तो हम वेट्स आराम से निकाल सकते हैं। वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना हमने इन्वेस्ट किया डिवाइड बाई टोटल। सो 4 lakhs डिवाइडेड बाई 20 lakhs 20%, 5 lakhs डिवाइडेड बाई 20 lakhs 25% एंड सो ऑन। फिर बीटा फैक्टर्स भी सबके अपने अपने दिए हुए हैं, बहुत बढ़िया। अपने वो बोलता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द एंटायर पोर्टफोलियो निकालो। दिस इज फेयरली इजी। रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 7% और निफ्टी पे रिटर्न दिया हुआ 15%। देखो दो तरीके हैं इसको करने का। पहला तरीका ये है कि आप हर एक स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लो और फिर वेटेड एवरेज कर दो, या फिर सीधा वेटेड एवरेज बीटा निकाल लो। मेरे ख्याल से वेटेड एवरेज बीटा वाला रास्ता ज्यादा सिंपल होगा। तो वो कैसे होगा, बहुत सिंपल है। बीटा इज गिवन, वेट्स आर गिवन, सो लेट्स डू द वेटेड एवरेज बीटा। 0.8 into 0.2 m plus 1.2 into 0.25 m plus 1.5 into 0.325 m plus 0.6 into 0.225 m plus MRC। तो मेरा वेटेड एवरेज बीटा यानी बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो आया 1.0825। सो मेरे ख्याल से रिजल्ट आ जाएगा 7 plus 15 minus 7 into 1.0825। तो ये आ रहा है 15.66%। 15.66% इज द रिजल्ट फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट अपने वो बोलता है कि अगर स्टॉक डी के जगह हमने रिप्लेसमेंट कर दी रिस्क फ्री बॉन्ड की, तो व्हाट विल बी द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन पोर्टफोलियो बीटा एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो भाई पोर्टफोलियो बीटा में ये जो लास्ट वाला हमने ऐड किया था ये नहीं होगा, इसके जगह रिस्क फ्री आ जाएगा। रिस्क फ्री में कोई रिस्क ही नहीं होती, सो ये लास्ट वाला सेगमेंट नहीं होगा, तो हमारा बीटा रीविजिट होगा, रीकैलकुलेट होगा। सो इट विल बी 0.2 into 0.8, 1.2 into 0.25, 1.5 into 0.325। तो हमारा बीटा रिकैलकुलेट हुआ, हमारा बीटा आ रहा है 0.9475 एंड ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड रिटर्न वापस कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपको सीएपीएम करना ही है तो रिजल्ट आ जाएगा 14.58%। वेरी बचकाना, वेरी मजाकिया, और नाम था श्रीमान क्वेश्चन मार्क। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, an investment whose beta is 0 generates a return of 6%. Another investment whose beta is 1 generates a return of 15%. What will be the return where beta is 0.75? ये इतना इजी सवाल है ना, इसमें गलती करेंगे बच्चे लोग, 100% बोल रहा हूँ गलती करेंगे। क्यों बताया मैं बताता हूँ। दिमाग ये लगाएंगे कि जब बीटा 0 है तो रिटर्न है 6, और जब बीटा है 1 तो रिटर्न है 15। इसका मतलब 1 बीटा का जो डिफरेंशियल है वो है 9%, तो 0.75 का क्या होगा, 9 का 0.75। कई लोग ऐसे करने वाले हैं इसको, ये होगा 6.75%। अगर आप ये लिखने वाले हैं तो जाहिर सी बात आपका आंसर गलत हो जाएगा। करेक्ट कैसे होगा, समझना पड़ेगा, सवाल को पढ़ना पड़ेगा। अगर बीटा 0 है इसका मतलब ही ये रिस्क फ्री एसेट है, रिस्क फ्री एसेट का रिटर्न दिया हुआ है 6%। फिर अब बीटा 1 है, बीटा 1 है तो ये आरएम है, आरएम का रिटर्न दिया हुआ है 15%। अब बीटा 0.75 है तो फिर अपने को रिटर्न पूछा है, दैट इज वेयर वी डू द मैथ्स। डन। तो ये होगा भैया 6 प्लस 15 माइनस 6 इंटू 0.75, सॉल्व करने पे आ रहा है 12.75%। वेरी गुड क्वेश्चन बट वेरी इजी, 1 स्टार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। सेम सवाल है, ऊपर हम लोग देख करके आए हैं। डन, ये सवाल ऑलरेडी होया हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन, डन। एकदम सिमिलर क्वेश्चन हमने किया था 2.2, उसका भी रिजल्ट आया था। डन है। आ जाओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो वेरी सिमिलर टू अ क्वेश्चन दैट वी हैड डन। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आरएम निकाल रहे हैं सबसे पहले। करेक्ट। अब आरएम कैसे निकल रहा है, यहाँ पे देख लो। आरएम इज इक्वल टू 80,500 प्लस 7025 माइनस 75,000 divided by 75,000 into 100. 80,500 plus 7025 minus 75,000 divided by 75,000, तो ये आ रहा है 16.7%। फिर अपने को यहाँ पे बोलता है कि एवरेज रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो इज 15.7%, यानी पोर्टफोलियो का जो एक्चुअल रिटर्न है वो है 15.7%। फिर बोलता है कैलकुलेट करो सिंपल एवरेज बीटा,
तो सिंपल एवरेज बीटा होता है सब बीटा को सीधा सीधा आप एवरेज करो, 0.6 प्लस 0.8 प्लस 0.6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, तो वो होता है सिंपल एवरेज बीटा, वो आ रहा है 0.75। फिर बोलता है CAPM करके दिखाओ। तो भाई ये CAPM जब हम करेंगे ना तो हमको यहाँ पे रिस्क फ्री रेट निकल करके आ जाएगा। क्लियर? तो हमने RM निकाला 16.7%, वो ठीक है अपनी जगह। RM इज 16.7, ठीक है, सो दैट इज डन। अच्छा, ये 15.7 अलग था, ये यहां दिया हुआ है। अब अपने को एक्सपेक्टेड रिटर्न वाले फॉर्मूले में डाल करके RF निकालना था, तो हमने RF यहाँ पे आराम से निकाल दिया है, ठीक है। वी जस्ट कैलकुलेटेड द रिस्क फ्री रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न जो था वो ऑलरेडी 15.7 दिया हुआ था। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर CAPM वाज ऑलरेडी गिवन, दैट वाज 15.7। वी हैड कैलकुलेटेड RM व्हिच वाज 16.7। हमारे पास सिर्फ नहीं था तो RF नहीं था, बीटा भी था हमारे पास 0.75 था, तो हमने RF कैलकुलेट किया, रिजल्ट आया 12.7% का। बस यही इस सवाल की खास बात थी, और कुछ है इसमें नहीं। अब इस सवाल में एक प्रॉब्लम है, कहीं पे भी ये नहीं बोला कि हमको कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। नेवर दे आस्क्ड अस कि भैया कैलकुलेट क्या करना है। ये तो अपने को पकड़ में आ गया कि यार सारे इनपुट दे दिया। आप अगर A नंबर को डिस्कस करें तो A में अपने पास RM आ चुका है, ठीक है, अपने पास में ऑलरेडी RP आ चुका है, अपने पास बीटा आ चुका है, तो एक ही तो आइटम बचा था RF जो मिसिंग था। तो ये कितना शातिर सवाल हो गया कि RF ढूंढना भी और बोला भी नहीं कि RF को ढूंढ के लेके आओ। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने इसको 2 स्टार दिया, बाद बाकी सवाल में और कुछ भी नहीं है। Question number 8 is very similar to question number 7, again skipped for a reason. Question number 9 में आते हैं। Question number 9 दोस्तों, Mr. Half Confusion is confused with buying or selling a stock of code of company DDT. The following information is given for better understanding. Expected return दिए हुए हैं, probability दी हुई है, फिर अलग अलग फैक्टर्स दिए हुए हैं। इनके यहां पे ना कुछ लिखा हुआ नहीं आया, मेरे को लगता है एक रिस्क प्रीमियम का कॉलम है, एक बीटा का कॉलम है, ठीक है। अपने वो बोलता है रिस्क रेट है 6% का। हाफ कंफ्यूजन को ये बताओ कि क्या उसको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए शेयर को। तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना काफी आसान है दोस्तों। उसके लिए हमारे पास रिटर्न है और प्रोबेबिलिटी आपस में मल्टीप्लाई करो और टोटल करो। सो इट विल बी 16 इंटू 0.2 M प्लस 20 इंटू 0.4 M प्लस 15 इंटू 0.3 M प्लस 10 इंटू 0.1 M प्लस MRC। तो ये आ रहा है 16.7% का, यानी हमको लगता है कि स्टॉक में हमको 16.7% का रिटर्न मिल जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर हम APT थ्योरी लगाएं तो APT के हिसाब से अलग 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 हमारे पास में रिस्क फैक्टर्स हैं। उन रिस्क फैक्टर्स पे हम लोग अपना अपना अलग अलग रिस्क प्रीमियम ले सकते हैं। रिस्क प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है? रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा करते हैं, 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 और जो भी टोटल आए उन टोटल को हम RF के साथ ऐड करते हैं। दिस इज एक्जैक्टली व्हाट वी हैव डन हियर। APT मॉडल हमने अप्लाई किया, अवर RF इज 6%, देन वी हैव रिस्क प्रीमियम ऑन द फर्स्ट फैक्टर इनटू बीटा ऑफ द फर्स्ट फैक्टर, ठीक है। फिर वापस रिस्क प्रीमियम ऑन द सेकंड फैक्टर, बीटा ऑफ द सेकंड रिस्क फैक्टर, रिस्क प्रीमियम ऑन द थर्ड फैक्टर, बीटा ऑफ द थर्ड रिस्क फैक्टर, एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो। हमने इसको सॉल्व किया, ये आया 9.04%। अब क्लियरली हमारा एज पर APT मॉडल ये 9.04% का इस पर रिटर्न आना चाहिए, लेकिन हमको ये एक्सपेक्टेड रिटर्न दे रहा है 16.7 का, तो अच्छी बात है, ज्यादा रिटर्न देने के लिए ये स्टॉक तैयार है, तो हम भी तैयार हैं, वी विल बाय द स्टॉक। समझे? सो ये था APT का एप्लीकेशन। इट वाज अ सिंपल एप्लीकेशन, सो इट वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमको निकालना आता ही है, बस APT के लिए 2 कॉलम का ना शुरुआत में हेडिंग नहीं दिया तो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। मैंने सॉल्यूशन देखा था तो मुझे समझ में आ गया था कि क्या है, पर ऊपर हेडिंग देता तो ज्यादा इजी होता। क्वेश्चन नंबर 9 इज डन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो भैया इन दोनों क्वेश्चंस में ना अपन को माफ करो, ठीक है, अपन को माफ करो, मतलब ये दोनों क्वेश्चंस आपको रट के जाने चाहिए, रट के जाने चाहिए। हालांकि यहाँ पे जो कुछ भी कैलकुलेशंस हो रहा है वो हो रहा है एज पर वैल्यू एट रिस्क, इसके मायने हैं, एंड देयर इज डेफिनेटली दैट वी कैन टीच हियर, बट फ्रैंकली वैल्यू एट रिस्क इज अ concept which is again
barely taught in your syllabus. सिलेबस में ऐसा नहीं बोलूंगा ये सिलेबस में नहीं है, बट इसकी जो कंप्यूटेशंस हुई है ना यहाँ पे, ये समझाने लायक नहीं है। क्या कंप्यूटेशन हुई, कैसे हुई, वो समझाने लायक नहीं है। देयर इज नो लॉजिक टू इट। कहीं पे भी, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे अपने को बोला कि अनलिमिटेड है, जिसका अपने पास में स्टॉक का वैल्यू है 234 lakhs का, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3%। तो यहाँ पे 3% से मल्टीप्लाई करने पे स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, ये ठीक बात है, पर वेरिएंस से हम अपने नंबर ऑफ डेज को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अंदाजा नहीं था हमें। करेक्ट। सो ये एक ऐसा है जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि टेक इट एज अ फैक्ट। तो ये क्वेश्चन ही वैसा है, टेक इट एज अ फैक्ट। इसको दोनों को करके जाना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 10 को भी और क्वेश्चन नंबर 11 को भी। बट फ्रैंकली इसके पीछे का कोई भी लॉजिक या फिर कोई भी तरह का मॉडल नहीं है। ये सवाल है, सवाल के हिसाब से आपको उसको बनाना आना चाहिए बस। तो इन दोनों सवालों को थोड़ा सा देख के जाना पड़ेगा, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। मैं इन दोनों ही सवालों से स्किप कर रहा हूं फॉर द टाइम बिंग। यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। Yes, with that being said, this entire chapter and this entire segment is also over. And yes, with that being said, this entire part 2 of the marathon is also over. यहाँ पे अपना होता है मैराथन कंप्लीट सेकेंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट में वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 आइटम्स विच इज डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स, जिसको हम लोग अगले पार्ट में कर रहे होंगे। अभी के लिए तो इतना ही रखेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।